हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो मैं थोड़ी सी आवाज़ गड़बड़ लग सकती है क्योंकि मैं बीच रिकॉर्डिंग में मैं एक दूसरी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दरअसल मुझे कुछ जोक्स याद आ रहे हैं तो मैं उनको मारना चाहता हूँ नई मानवा के साथ में। बाय द वे, सीरीज का नाम किंग ऑफ बीस्ट है। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एकदम खतरनाक जोक्स के साथ में होती है क्योंकि एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक पार्टी को देखते हैं जो कि एक आइलैंड पे हो रही थी और पार्टी एकदम रंग मिजाज थी, कोई कमी नहीं थी, एकदम रंग मिजाज थी। अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आए थे जो कि अलग अलग भाषा में बातें कर रहे थे। पहले तो मुझे कहा हिंदी में बात कर रहा है, बाद में पता चला नहीं, कोई और ही भाषा है। खैर, पार्टी को देख के मुझे दो मुस्टंडों की याद आ गई। यू नो दैट व्हाट डज दैट मीन? डर लग रहा है डीडी की आत्मा ना आ जाए रात में, लेकिन वो तो जिंदा है तो एप्स्टीन आएगा। कोई बात नहीं, गुड़िया रखी है मेरे पास, दे दूंगा, खुश हो जाएगा। नॉर्मल जोक्स नहीं, हाई लेवल चाहिए समझने के लिए। उन्हीं में से हम लोग एक बंदे को देखते हैं जिसे पानी के अंदर कुछ दिखाई देता है, जिसके बाद कोई उसे पानी के अंदर ही घसीट लेता है और ऊपर आता है तो सिर्फ खून, क्योंकि यहाँ पे रेड पड़ गई थी एफबीआई की। और ये अमेरिका की तो है नहीं, क्योंकि ये लोग सीधा यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति दे रहे थे सर में गोली मार के, क्योंकि उन लोगों को कोर्ट ड्रामा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन्हीं में से मैं एक बंदे को देखते हैं जो कि बाहर चिल कर रहा था, जिसके बाद उसे यहाँ पे बॉडी मिल जाती है तो वो सभी लोगों को अलर्ट करता उससे पहले ही कोई इसको भी मोक्ष प्राप्ति दे देता है। कहाँ पे निशाना मार के, वो तुम्हें दिख रहा होगा। जिसके बाद जो भी लोग अंदर थे वो भी लोग अलर्ट होते हैं और ये सभी लोग अपने वेपन वेपन सब ले आए थे। लेकिन ये जैसे ही बाहर आते हैं तैसे इन लोगों के ऊपर फ्लैश बैंक से हमला होता है, जिसके बाद गोलियों से इन्हें छल्ली छल्ली कर दिया जाता है। एक बंदा पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है तो साइड से इन्हीं की टीम का कोई बंदा था जो कि तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसके मुंह को पकड़ के पेट पे एक लात मार के पहले तो अंडे फोड़ता है, जिसके बाद हाथ मरोड़ता है और साइड से रामपुरी निकाल के उसका गेम बजा देता है। कैसे, ये तुम्हें पता होगा। 8 मिनट पूरे होने दो, जिसके बाद खुल के बोलूंगा, तब तक यूट्यूब ने बांध रखा है। खैर, ये और कोई नहीं, इन लोगों का लीडर था, यानी कि टीम कैप्टन था, जो कि इन लोगों को यहाँ पे लीड कर रहा था। अभी के लिए इसका नाम मोये बताया जा रहा है, लेकिन हम लोग बाद में इसका नाम चेंज करने वाले हैं तो मैं इसे कैप्टन ही बुलाऊंगा। खैर, कैप्टन के ऑर्डर्स पे ये लोग पार्टी के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे पूरी तरीके से कोहराम मचाता है। हर तरफ से यहाँ पे गोलीबाजी ही हो रही थी, जो भी सामने दिखाई देता ये लोग उसे उड़ा दे रहे थे। जेंडर वेंडर नहीं देख रहे थे ये, बाय द वे, जो सामने आए उड़ा दो, जिसके बाद कोई सवाल जवाब दो। और पानी की तरीके यहाँ पे कैलिबर बरस रहे थे, यानी कि खोखे। जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे डायरेक्ट 10 मिनट के बाद का होता है और अब तक पूरी तरीके से मामला शांत हो चुका था। ये लोग सारे टारगेट्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर चुके थे। वहीं पे हम लोग बाहर कैप्टन को देखते हैं जो कि सुट्टे का मजा ले रहा था और तभी एक खास चेला इसके पास आता है जो कि कहता है कि थोड़ा सा हम लोग टल्ली हो ले, कि हम मिशन तो कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि ये सभी टीम थे, इसलिए होता नहीं टीम के अंदर तुम किसी को खास मानते हो, प्यार करते हो, वैसे ही ये वाला बंदा था, इसका नाम वॉच डॉग था और ये सबका चहीता है। खासकर कैप्टन था जो कि उसे कहता है कि हेलीकॉप्टर आ जाने दो, जिसके बाद हम लोग भर के टल्ली होंगे। और क्योंकि ऐसा काम इन लोगों का रोज का था तो फिर ये लोग आराम से एंजॉय करने लगते हैं। कंसोल था, गेम खेलने लगते हैं और बियर तो रखी हुई थी और बाकी चिप्स विप्स की कमी तो थोड़ी नहीं थी। अब सुनो इस कहानी की मेन लोर, इसे याद कर लो, ये जरूरी रहेगी। करीब 10 सालों से यहाँ पे कंट्री एल और कंट्री एच के बीच में यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स, यानी कि जमीनी भेदभाव की वजह से लड़ाई चल रही है। कोई किसी की जमीन हड़पना चाहता है तो कोई किसी की। कंट्री एल के अंदर कोई नया लीडर आया है तो फिर उसी की ही देख रेख में मिलिट्री पावर कुछ ज्यादा ही हाई हो गई है और वो लोग किसी तरीके के मिस्टीरियस वेपन यूज कर रहे हैं। इसके चलते यहाँ पे कंट्री एल का जो लीडर है वो यहाँ पे मिलिट्री पावर का यूज कर रहा है और साथ में उस अननोन वेपन का भी, जिससे वो लोग जो जमीन छोड़ चुके हैं उसे दोबारा वापस हासिल कर सके। बाय द वे, एल कंट्री के जो सोल्जर्स हैं वो यही लोग हैं, यही लोग एल कंट्री से आते हैं और इस लीडर के जो मोस्ट फेमस वेपन है उनमें से एक यही कंट्री की आर्मी है, जिसको यहाँ पे ग्रुप ऑफ होली वॉरियर्स बोला जाता है और इनका नाम यहाँ पे फ्लिंक्ड लॉक है। और ये लोग इसी तरीके के खास ऑपरेशन करते हैं और ये कितने स्किल्ड है तुमने देखा ही, 10 मिनट के अंदर ही पूरी की पूरी पार्टी को ही खत्म कर दिया। लोड तुम लोगों ने समझ ली, अब कहानी देखो। हेलीकॉप्टर का ये लोग इंतजार कर रहे थे तो हेलीकॉप्टर यहाँ पे आ जाता है, लेकिन इसको आने में यहाँ पे 30 मिनट लगने थे और ये सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही आ गया। इसलिए जो कैप्टन था उसे समझ में आ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन इसके बावजूद प्लान बी ने चिपके ही रहना है। खैर, दाल में जो कुछ तो काला था वो सच में हो जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर डायरेक्ट इन लोगों के ऊपर यहाँ पे हमला ही करने लगता है। वो सबसे पहले दागता है इन लोगों के ऊपर बंदूका और एक बार में ही पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उड़ा देता है। ये लोग जल्दी से भागते हैं बिल्डिंग के अंदर खुद की जान बचाने के लिए, बाहर रुकने में बहुत ज्यादा खतरा था। कैप्टन जल्दी से सभी लोगों को ऑर्डर देता है और उनकी पोजीशन पे सेट करता है ताकि ये लोग यहाँ पे एनिमी को रजिस्ट कर सके। सभी लोग अपनी पोजीशन लेते हैं और हेलीकॉप्टर के ऊपर शूट करना शुरू करते हैं। इन्हीं का सबसे चहीता जो मेंबर था वो यहाँ पे घायल हो जाता है, जिसका नाम लिटिल डॉग था और इसीलिए वो नीचे गिर जाता है। वो जल्दी से अपनी बॉडी को डिसइंफेक्ट करता है वाइन डाल के, जिसके बाद कैप्टन भी यहाँ पे अपना हथियार उठा लेता है और साथ ही में स्नाइपर को कॉल करके पूछता है कि सब कुछ पोजीशन में है। और इन लोगों ने स्नाइपर का नाम भी एकदम खतरनाक रखा है, ड्रैगन ईगल। ड्रैगन ईगल आगे से बताता है कि सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है और इसके पास
एंटी टैंक राइफल थी। खैर कैप्टन यहाँ पे उसे ऑर्डर दे देता है कि उड़ा दो। उतने में ही कैप्टन को एक गन शॉट की आवाज आती है जो कि ऑफ कोर्स इन लोगों की नहीं थी। जिसके बाद वो ड्रैगन ईगल को यहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैगन ईगल कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जिसके बाद उसे दोबारा यहाँ पे गन शॉट की आवाज आती है जो ऑफ कोर्स इन लोगों की नहीं थी। और धीरे धीरे करके पैनिक का माहौल और भी ज्यादा बढ़ता जाता है और कैप्टन को समझ में आ रहा था कि इन लोगों का टॉप सीक्रेट मिशन अब यहाँ पे एक्सपोज हो गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के साथ में बाकी सोल्जर्स भी यहाँ पे आ गए थे। वहाँ पे वो जो सामने वाला ग्रुप था वो इन लोगों की तरफ ही आगे बढ़ा था, इसलिए कैप्टन यहाँ पे ग्रेनेड को बाहर निकालता है और वो यहाँ पे अपने साथी को समझाता है कि क्या करना है। साथ ही सर में हिला के बताता है कि उसे समझ में आ गया। जिसके बाद वो ग्रेनेड को बाहर खींचता है और उनकी तरफ आगे बढ़ जाता है छोड़ने के लिए। लेकिन वो जैसे ग्रेनेड यहाँ पे उनकी तरफ छोड़ने वाला था, वैसे ही यहाँ पे उसका साथी उसी के हाथ के ऊपर हमला करता है और उसके हाथ को अलग कर देता है। जिससे कैप्टन को समझ में आ जाता है कि टीम के अंदर ही गद्दार छुपे हुए हैं। वहीं पे हम लोग डॉग को देखते हैं जिसके पास में यहाँ पे वो ग्रेनेड आता है, तो डॉग जल्दी से उस ग्रेनेड को उठा के यहाँ पे एनिमी की तरफ फेंक देता है। जिससे यहाँ पे वो उसने तो खुद का सेक्रीफाइस दे दिया, लेकिन कम से कम कैप्टन तो बच ही जाएगा, क्योंकि वो जैसे ही यहाँ पे एक्सपोजर में आता है, पबजी की भाषा में बोलूं तो ओपन में, तो सभी लोग उसके ऊपर गोलियां बरसा देते हैं और छल्ली छल्ली कर देते हैं बेचारे को। जिसको देख के कैप्टन को सबसे बुरा लगा था, क्योंकि वो टीम का सबसे चहीता था। इसके बाद सभी लोग कैप्टन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो उसको नहीं मारते हैं। वहीं पे कैप्टन के सामने सब कुछ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, टीम पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, टीम के अंदर ही गद्दार थे और वो ये सब कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि ये सब कुछ हो कैसे गया। और जॉन विक स्टाइल में उसको यहाँ पे पकड़ रखा गया था, सर के चारों तरफ बंदूकें तनी थी। यूट्यूब में बता दो कि ये कॉमिक है, सीरियस न लेना इसको, साला तुम लोग स्ट्राइक मार देते हो फालतू में। खैर इसके बाद इन लोगों के साथ में एक ऐसा बंदा आता है जो कि यहाँ पे इन्हीं की टीम से ही था या फिर कोई बाहर वाला था, लेकिन यहाँ पे कैप्टन उसको बहुत ही अच्छे से जानता था। खैर इसके बाद में वो यहाँ पे अपनी गन को बाहर निकालता है और कैप्टन को शूट करके उसकी सफरिंग यहाँ पे खत्म कर देता है। अब ऑफ कोर्स ये एक अच्छी सी मानवा है, तो फिर यहाँ पे एंड कैसे हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं कैप्टन जैसे ही वहाँ पे खत्म होता है तैसे ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदे के अंदर उसकी सोल ट्रांसफर हो जाती है, जिसने अभी एक होली खेली थी हाथ के साथ में। कैसी होली तुम लोग जान जाओ। खैर ये चीज हम लोगों को पता थी कि बंदे की सोल ने कटआउट मारा है, लेकिन उसको नहीं। इसलिए जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो ये सोचता है कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। हालांकि उसे पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद था कि कैसे धोखा मिला था और कैसे वो यहाँ पे निपट गया था। क्योंकि वो दोबारा जिंदा हुआ है तो फिर उसे यही लगता है कि वो अभी भी जिंदा है और लोग उसे यहाँ पे टॉर्चर कर रहे हैं जानकारी निकलवाने के लिए। उतने में ही उसकी नजर अपने हाथ के ऊपर पड़ती है जिससे खून निकल रहा था और शुरुआत में उसको यही लगता है कि वो लोग उसको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं कैमरा वैमरा से, इसलिए उसे यहाँ पे पूरी तरीके से खुला छोड़ दिया गया है। अभी के लिए ब्लीडिंग रोकना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसके सामने जो भी आता है वो उसको पकड़ता है और हाथों पे स्टिचेस मार लेता है। ये स्टपलर है और इसने हाथों पे मारे हैं ब्लीडिंग रोकने के लिए। आई मीन लुक एट द डिटेल, एक सोल्जर इसी तरीके से सोचता है, खासकर स्पेशल ट्रेंड। खैर ब्लीडिंग तो रुक गई थी, लेकिन जब वो अपने हाथ को नोटिस करता है तो समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, ये उसका हैंड नहीं है और न ही ये आवाज। जिसके बाद वो शीशे में देखता है तो फिर उसे अपनी शकल दिखाई देती है जो कि एक टीनेजर की थी। वो अच्छे से चेक करता है, उसे समझ में आ जाता है कि ये टाइम ट्रेवल भी नहीं है और वो फिर वही सवाल पूछता है जो हर कोई पूछना चाहता है, हु एम आई, कौन हूं मैं। इसके बाद तो उसकी फटी। वो सेकंड के लिए सोचता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे हो सकता है। उतने में दरवाजे पे दस्तक होती है तो फिर ये कुछ भी नहीं, बॉडी की मदर थी जो कि कह रही थी कि खाना रेडी है बेटा, आओ के खा लो। और इस बंदे का नाम साउशियान है, तो फिर हम इसे यहाँ पे यही बुलाएंगे साउजियान। वहीं पे जो मदर थी वो उसे कह रही थी कि उन्होंने यहाँ पे साउजियान के लिए सबसे बढ़िया डिश बनाई है, उसकी फेवरेट। और खाने का नाम सुन के ही यहाँ पे जो मसल मेमोरी थे वो एक्टिवेट होती है और कैप्टन को यहाँ पे इस बॉडी की फ्लैशबैक्स आते हैं। और ऑफ कोर्स इसकी शकल से हमें पता चल रहा है कि लल्लू लाल को बुली किया जाता होगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लल्लू लाल को बर्गर खिलाया जाता है और स्पेशल मेन्यू में यहाँ पे कॉकरोच भी थे बर्गर के अंदर। जो बंदा बुली कर रहा था वो आगे से कहता है, मुंह खोलो भाई, तुम्हारे लिए हैमबर्गर लेके आया हूँ। जिसपे साउजियान का बस एक ही सवाल था, ये रियल ऑनर है बॉडी का, कि मैंने क्या गलत किया है। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है कि सब तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी की वजह से ही आज कोई लंच नहीं कर पाया। अगर तुम ना होते तो फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग कब का खत्म कर ली थी, अब हमें भूख लग रही है। साउजियान अभी भी मासूम है, उसे यही लग रहा है कि अगर वो अपनी गलती बता देगा तो फिर ये लोग उसे छोड़ देंगे। वो आगे से कहता है कि किंटियान ने उसे बाथरूम के अंदर लॉक कर दिया था, इसी वजह से वो सही टाइम पे नहीं आ पाया। तब यहाँ पे किंटियान आता है जो कि उसके पेट के ऊपर लात दे मारता है और बंदा क्लीन आउट। किंटियान उसे कहता है कि साले मैं तो तुझे यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहा था, तेरे पास कोई प्रूफ है कि मैंने ही तेरे को लॉक किया था। और वोल्टा उसी को ही फंसा देता है, ये कहते हुए कि तू सर पे लोगों को इल्जाम लगा रहा है, तुझे तो यहाँ पे माफी मांगनी चाहिए। और ऑफ कोर्स ये बेबसी में वो बेचारा क्या ही कर पाता, उसे हैमबर्गर खाना ही पड़ता है स्पेशल मेन्यू के साथ में, बोले ना हो। पर तुम्हें बता दो कि ये पूरा स्कूल ही मादर आगे तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और भी लोग थे, खासकर ऑफिशियल्स, टीचर हो सकते हैं या फिर सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं। पर तो ये बुली वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आता है। आई मीन होती होगी, बच्चे वो कमजोर रहते हैं, मैं भी कुछ में से मिलता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हूँ। घर वालों ने एक ही रूल सिखा दिया था बचपन में, मार खा के ना आना, मार के आना, और यही रूल मैं बचपन से फॉलो करता
करते आ रहा हूँ। जब भी लड़ाई होती है तो मारता जरूर हूँ, मार नहीं खाता। इस मेंटालिटी के साथ में तुम्हें लगता है कि कोई मुझे बुली कर पाएगा? मतलब ये साले घर में बताते भी तो नहीं है कि बुली किया जा रहा है, कम से कम घर में तो बता दो। वही एक जगह है जहाँ पे तुम तुर्रम खा बन सकते हो। और इन्हीं सब वजहों की वजह से यहाँ पे जो असली वाला साउजियान था उसी ने अपनी यहाँ पे उड़ा ली थी, वही जो तुम सोच रहे हो। कैप्टन को भी समझ में आ जाता है कि लगातार बुली की वजह से और आखिर में इस हैमबर्गर ने उसे यहाँ पे पूरी तरीके से तोड़ दिया। इसी वजह से उसने यहाँ पे मौत को चुन लिया और आयरनिकली यहाँ पे कैप्टन का पुनर्जन्म हुआ, क्योंकि उसे यहाँ पे झुकना बिल्कुल भी नहीं आता है। आई मीन इसकी बैक स्टोरी देखी है ना मैंने, तो बंदा बिल्कुल भी नहीं झुका। बाय द वे साउजियान जो है वो यहाँ पे ए कंट्री का बॉय है, यानी कि कैप्टन एनिमी कंट्री के अंदर रिबॉर्न हुए हैं, जबकि ओरिजिनली वो यहाँ पे एल कंट्री से हैं, यानी कि एनिमी कंट्री के अंदर पैदा हो गए। खैर इसके बाद हमें यहाँ कैप्टन का गोल भी पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया जाता है कि वो यहाँ पे सिर्फ बदला लेना चाहते हैं अपने टीममेट्स का और कुछ भी नहीं, और उन्हें पता लगाना है कि किन लोगों ने उसे धोखा दिया था और वो उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे यहाँ पे फेट ने दोबारा मौका दिया है। हालांकि जहाँ पे वो पैदा हुए हैं वो पूरी तरीके से एकदम नॉर्मल लाइफ है, ना स्ट्रेंथ है, ना पैसा है और ना ही किसी तरीके की पावर है, एकदम ऑर्डिनरी। जिसके बाद वो एक शायरी मारता है कि खाली हाथ भी सोना ढूंढ सकते हैं। उसके पास यहाँ पे उसकी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेमोरीज है और एकदम डिफरेंट पर्सपेक्टिव है चीजों को समझने का, जो कि ऑर्डिनरी पीपल कभी भी समझ नहीं पाते। उसके एनिमी यहाँ पे पूरी तरीके से विजिबल है, कुछ भी उसके सामने छुपा नहीं है, इसलिए एडवांटेज उसके सामने है। अभी के लिए उसका मेन गोल यहाँ पे स्ट्रेंथ हासिल करना है, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी एक्ट करना है जब समय पूरी तरीके से ठीक हो। तभी पेट से आवाज आती है, पहले पेट पूजा तो कर ले भाई। सबसे पहला स्टेप अभी के लिए कैप्टन के लिए यही है कि वो यहाँ पे अपनी करंट लाइफ को यहाँ पे अडेप्ट करे और देखे कि माजरा क्या है, फैमिली क्या है। तो फिर हम लोग अब से इनका नामकरण कर देते हैं, जो कि साउजियान है। साउजियान यहाँ पे सबसे पहले अपना कबर्ड खोलता है तो फिर उसे यहाँ पे लेटर मिल जाता है, जो कि साउजियान की बॉडी ने ही छोड़ा था और ये उसका एस लेटर था। एस से समझ गए होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेटर में तुम लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ। साउजियान ने लेटर के अपने मॉम और डैड से माफी ही मांगी है जो उसने किया है। जब तक उन लोगों को पता चलेगा तब तक वो पहले यहाँ से जा चुका होगा। अगर यहाँ पे कोई नेक्स्ट लाइफ होती है तो वो नेक्स्ट लाइफ के अंदर ताकतवर बनेगा और उन लोगों की काइंडनेस को रीपे करेगा। उनका प्यारा बेटा साउजियान। खैर इसके बाद साउजियान नीचे बैठता है और उन लोगों के साथ खाना करता है। साउजियान सबसे पहले उनके पेरेंट्स को चेक करता है, कहीं यही तो साले गद्दार नहीं है, लेकिन ये पूरी तरीके से ठीक ठाक थे, वेल सूटेड पेरेंट्स। मतलब अपनी बेटी की चिंता करते हैं। अगर इन लोगों ने बता दिया होता कि उसे बिली किया जाता है तो ये पक्का मदद करते, कुछ नहीं तो स्कूल से तो किसी और स्कूल में शिफ्ट ही करा देते, मेरा मानना है। क्योंकि यहाँ पे साउजियान कंट्री एल से है तो उसको चॉपस्टिक्स यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो वो अजीब तरीके से चॉपस्टिक्स यूज करता है। तो उसके पेरेंट्स हैरान थे कि ये हमारा ही बेटा है ना। खैर उन्हें खुशी ज्यादा थी कि उनका बेटा कम से कम बाहर आके उनके साथ खाना तो खा रहा है। वहीं पे साउजियान जब उनके खाने को एंजॉय करता है तो खाना एकदम बढ़िया था, चाइनीज फूड का कोई जवाब ही नहीं। माही माँ का प्यार मिला है इसलिए खाना बढ़िया है। हालांकि माँ को दिक्कत होती कि चॉपस्टिक क्यों नहीं पकड़ पा रहे बेटा मेरा, लेकिन फादर आगे से कहते हैं कि ठीक है, कम से कम हमारे साथ खाना तो खा रहा है। ये पहली बार है कि ये साला बाहर आके हमसे खाना मांगा है। वो भी मदर हम लोगों को बताती है कि साउजियान ने जब कॉलेज शुरू किया था तब से वो यहाँ पे इन लोगों से साथ कटा कटा रह रहा था और अपने कमरे के अंदर रह के ही खाना खाया करता था। वहीं पे वो लोगों से कहता भी था कि अब वो कॉलेज जाना बंद कर सकता है, लेकिन वो लोग कैसे मना कर सकते जब उन्हें पूरा रीजन ही नहीं पता था। रीजन बताओगे नहीं तो भाई कहाँ से ही तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। और मुझे यही सबसे बुरी चीज लगती है दोनों साइड्स की भी। उन्हें पता है कि बच्चे के साथ कुछ गड़बड़ है तो वो कभी खुल के पूछते ही नहीं और ना ही कभी बच्चा बता पाता है। इसमें इंडियन फैमिली सबसे बढ़िया रहती है, कुछ छुपता ही कहाँ है। वहीं पे मदर ने भी नोटिस कर लिया था कि हाथ के ऊपर बैंडेज लगा हुआ है, तो वो पूछती है कि ये हाथ में क्या हुआ मेरे लाल। जिसपे साउजियान आगे से यही बोलता है कि मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से हाथों में चोट लग गई है, कुछ भी ज्यादा सीरियस नहीं है। तो वो लोग यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछ ही लेते हैं कि तुम्हारा नए क्लासमेट के साथ में सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट तो कर रहे हैं ना। थोड़ा सा लेट पूछा है इन लोगों ने, जल्दी पूछ लेते। खैर साउजियान लोगों से ये कहता है कि सब कुछ बढ़िया है, बहुत अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहे हैं, जिसपे मदर का तो सोचो ही नहीं कितनी खुशी है। और साउजियान आगे से कहता है कि चिंता ना करो, मैं उन्हें बहुत अच्छे से रिपे करने वाला हूँ, ऐसा करूंगा कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद अगला सीन सीधा 2 दिनों के बाद का होता है और वो सीधा कॉलेज में एंट्री मारता है। वहीं पे साउजियान ने अब तक रियल बॉडी ओनर की सभी चीजों को यहाँ पे इनहेरिट कर लिया था, इमोशन से लेके रिग्रेट तक। वहीं पे साउजियान एक लड़की से सीधा लोकेशन मांगता है जहाँ पे उसे जाना है, तो वो लड़की यहाँ पे उसे लोकेशन दे देती है। जिसके बाद हम लोग साउटियान को देखते हैं जो यहाँ गेम खेल रहा था, तो खेल तेरे साथ कोई और खेलने के लिए आ रहा है। मैं तुम्हें बता दूं कि साउजियान एक मिलिट्री बंदा है, वो यहाँ पे कीड़ों को मारने पे ज्यादा यकीन रखता है बजाय उन्हें भगाने के। गलती की है तो सजा तुम्हें पानी ही पड़ेगी, इसलिए वो सीधा उन लोगों की कोठी के अंदर ही घुस जाता है और उन लोगों से कहता है हेलो लूजर्स, सरप्राइज हुए कि नहीं। जिसपे वो लोग उसे देख के हैरान थे कि ये साला यहाँ पे कैसे आया। वहीं पे साउटियान को पता नहीं कि आज उस पे शनि भारी है, तो वो आगे से कहता है कि मुझे कहीं गुस्सा ही निकालना था, अच्छा हुआ तुम आ गए। जिसके बाद वो पहले लेता है मजे, इतने दिन तक कहाँ थे, हैमबर्गर कैसा था, बढ़िया था ना, प्रोटीन था कि नहीं उसमें। वहीं पे साउजियान का फोकस उस पे नहीं उसकी चीजों के ऊपर था। वो आगे से कहता है अच्छा हिला भी रहे हो इसीलिए इतने ज्यादा लकड़ी हो। बाय द वे तुम्हारा बेड काफी ज्यादा खराब
पे साफ सफाई नहीं करते क्या? जिसके बाद सभी लोग उसे घेरने लगते हैं क्योंकि घेरने से ना प्रेशर बढ़ता है कमजोर बंदों के ऊपर, और साउजियान कमजोर है नहीं। वो इनको देख के यही सोच रहा था ये कीड़े मकोड़े धरती से साले गायब क्यों नहीं हो जाते, हर तरफ गंद मचा के रखते हैं। सौटियान कहता भी है कि तुम मेरा बिस्तर साफ क्यों नहीं कर देते, जिसके बाद उसे चिढ़ाने लगता है कि मारना मारना तेरे अंदर हिम्मत है तो मार। जिसपे साउजियान उसके ऊपर मार भी देता है, ठुड्डी पे मारता है, जीभ कटी होगी मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो बोल रहा था मारना। जिसके बाद वो साइड में खड़े हुए बंदे को भी लपेट देता है ठुड्डे के ऊपर मार के, सीधा गले में जो एडम्स एप्पल होता है ना वहीं पे ही निशाना लगाया है कि बेचारा चीख भी ना पाए। और वही अटैक काफी था एक बंदे को यहाँ पे ढेर करने के लिए, क्योंकि ईस्टर्न कल्चर में बोला जाता है कि अगर तुम शुरुआत कर ही रहे हो तो फिर एक पंच से करो जो कि जोरदार हो, ताकि तुम्हें 100 पंच ना मारने पड़े। वहीं पे वो सभी लोग साउजियान से कहते हैं कि बेटा तू तो गया। जिसके बाद वो लोग यहाँ पे एक साथ चढ़ाई जो करने वाले थे, साउजियान को पता था कि फिजिकल स्ट्रेंथ इस बॉडी की बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन स्टिल अगर वो यहाँ पे बॉडी को वेपन की तरीके यूज करे तो वो यहाँ पे जीत सकता है। ह्यूमन बॉडी के अंदर एल्बो सबसे पावरफुल बोन होती है, अगर उसको वेपन के तरीके यूज करना है तो उसी को ही यूज करना, मुंह पे मारना सबसे बढ़िया रहेगा। बाकी पसली पे भी मार सकते हो, वो टूट सकती है अगर सही एंगल से मारा तो। टेक्निक मैं बताता हूँ ना, आप बस देख दुख के मारना कहीं तुम्हारी कोहनी ना टूट जाए। खैर साउजियान के लिए ये कीड़े निपटाना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो एक एक करके इन लोगों को निपटाया जा रहा था। बाय द वे घुटना भी यहाँ पे पावरफुल वेपन हो सकता है अगर सही से इस्तेमाल करो तो, मुंह तोड़ने के लिए। जब तक तुम इन दो वेपन्स का यूज अच्छे से कर पाते हो तब तक तुम कीड़े आसानी के साथ निपटा सकते हो, भले ही तुम कितने ही वीक हो। और साउजियान यही यूज करते हुए लोगों की फील्डिंग सेट करे जा रहा था। वह साउजियान बॉडी की रियल ओनर से कहता है कि जिन भी लोगों ने यहाँ पे तुझे बुली किया है ना, उन पे शनि भारी है, वो इस बार तो नहीं बचने वाले। जिसके बाद हम लोग साउजियांग को देखते हैं और उसकी हमें कुछ फ्रेगमेंट मेमोरीज दिखाई जाती है, यानी कि बॉडी के रियल ओनर की, जहाँ पे हम उसको एक मिलिट्री ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं जो कि नॉर्मल रहती है बाहर के देशों में। तो फिर वहाँ का जो इंस्ट्रक्टर था वो जानबूझ के यहाँ पे साउजियांग को टारगेट कर रहा था। वो उसको अपने पास बुलाता है और उसके ऊपर थप्पड़ मार देता है, ये बहाना देते हुए कि वो लड़कियों की तरीके दौड़ रहा है। साउजियांग बोलता भी है कि वो हाल ही में हॉस्पिटल से होके आया है तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से फिट नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्टर इसको एक बहाना बताता है और उसके ऊपर दोबारा थप्पड़ मारता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे बाल इतने लंबे क्यों है, क्या तो समझ में नहीं आता कि बालों को छोटा रहना चाहिए। इतना कहने के बाद में वो उसकी और भी ज्यादा बेइज्जती करते जा रहा था। ऑफ कोर्स इसको टारगेट करने वाले ये भड़वे ही थे, और कौन हो सकता है। इसके बाद वो इंस्ट्रक्टर यहाँ पे साउजियांग के पैरों के ऊपर उंगली रख देता है उसको तोड़ने के लिए, जैसे साउजियांग काफी ज्यादा चीखता है। जिसके बाद वो यही बोल रहा था कि ये सब कुछ उसी के साथ क्यों होता है। जिसके बाद साउजियांग को ये जब फ्रेगमेंट मेमोरीज दिखाई देती है तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे साउजियांग को बहुत ही हाई लेवल पे बुली किया जा रहा था, और जैसे जैसे मेमोरी उसको वापस आ रही थी तैसे तैसे उसको भी यहाँ पे साउजियांग का दर्द महसूस हो रहा था। हालांकि साउजियांग के पास अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऊपर से बॉडी काफी ज्यादा वीक है, इसीलिए वो अपना बदला भी नहीं ले सकता है। तो खाली टाइम में वो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर से जाके मिल लेगा। इसके बाद साउजियांग घर पे पहुंचता है तो उसकी मदर यहाँ पे दरवाजा खोलती है और उसे पूछती है कि वो आजकल सुबह सुबह ही निकल जाता है, क्या वो मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहा है क्या। इस पे साउजियांग मन के अंदर यही सोचता है कि बेचारी माँ को पता ही नहीं है कि उसका बेटा कब का मारा जा चुका है। अब तो बस उसकी बॉडी के अंदर एक यहाँ पे इलाइट सोल्जर रह रहा है, लेकिन अब वो यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता है, तो फिर उसे इसी तरीके से जीना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी मदर को बताता है कि वो बस यहाँ पे फिट रहने के लिए मॉर्निंग एक्सरसाइज के लिए गया हुआ था। उतने में उसका फादर यहाँ पे आता है जो कि उसको एक कहावत बताता है कि जो यहाँ पे चढ़ना नहीं जानते वो अक्सर नीचे गिर जाते हैं। लेकिन साउजियांग उन लोगों को बता देता है कि वो एक एडल्ट है तो उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, और मन के अंदर सोचता है कि ये सेकंड लाइट उसे की गई है तो फिर वो इसका इस्तेमाल जरूर करेगा, लेकिन अपने तरीके से। और वो अपने फादर के कंधे के ऊपर हाथ रख के कहता है कि वो एक क्लाइंबर है, उसे पता है कि चढ़ाई कैसे की जाती है। ये देखे तो पेरेंट्स भी काफी ज्यादा हैरान थे, लेकिन उन्हें खुशी भी है कि कम से कम उनका बेटा तो बदल रहा है। अब यहाँ का मामला सेटल हो चुका है तो अब थोड़ा सा यहाँ पे बदला लेने की बारी आती है। मैंने बोला ना कि जिन लोगों ने भी उसे बुली किया है उन लोगों के ऊपर शनि भारी है। जिसके बाद हम लोग उसी इंस्ट्रक्टर को देखते हैं और इसके पास काम ही क्या है, ये लड़कियों को निहार रहा था और तभी अचानक से साउजियांग स्क्रीन पे आ जाता है, जिसको देख के इसका मूड खराब हो जाता है। हालांकि इसको खुशी भी थी कि इसकी मदद से यहाँ पे अब वो एक डांसिंग ग्रुप के अंदर अपनी लाइफ टाइम सर्विस करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि साउटियान का ही ये पिल्ला है, तो फिर साउटियान ने इसे बोला था कि तुम डेसिंग कंपनी के अंदर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहते हो, जिसपे इंस्ट्रक्टर तो काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि वहाँ पे जाने से इसे काफी अच्छा पैकेज मिलेगा और सैलरी वैलरी भी बढ़िया हो जाएगा। इसलिए साउटियान का पिल्ला बनने के लिए रेडी था। ये आगे से कहता है कि तुम्हें बाहर जाना हो, खाना पीना हो, सिगरेट हो तो मुझे बताना, मैं ले आऊंगा। लेकिन साउटियान आगे से कहता है कि इस काम के लिए मेरे पास पैर है, लंगड़ा नहीं हूँ मैं। जिसपे इंस्ट्रक्टर आगे से कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे कनेक्शन यहाँ पे अंडरवर्ल्ड से भी है, अगर तुम चाहो तो फिर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे रेड पिल ला सकता हूँ। रेड पिल क्या चीज है ये तुम्हें आगे पता चलेगा, अभी के लिए इसे गोली मारो। लेकिन साउटियान इस रेड
पील के अंदर यहाँ पे इंटरेस्टेड था, लेकिन उतने में साउटियान उसे कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम एक और करो। जिसके बाद वो उसे यहाँ पे साउजियन की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जो तुम्हें बंदा दिखाई दे रहा है मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान में तुम इसकी जिंदगी नर्क बना देना। इंस्ट्रक्टर उसे पूछता है कि इस बंदे के साथ तुम्हारा कुछ लेना देना है क्या, जिसपे साउटियान आगे से कहता है नहीं, बस मुझे उसका यहाँ पे हेयर स्टाइल नहीं पसंद है। ये देखा तुमसे कोई सीरियस मामला भी नहीं है, बस हेयर स्टाइल के चलते उसे बुली किया जा रहा था बेफालतू में। और इंस्ट्रक्टर वो यहाँ पे साउजियांग से कहता है कि अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है तो फिर खुद के लक को करो। बाय द वे इसका एक सेकंड हैंड बिजनेस भी है जहाँ पे ये एआई की मदद से लड़कियों के फेस को स्वैप करके उनकी फोटोज को बेचता है। अब ये क्यों बेचता है और कैसे बेचता है ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। उतने में इसका सनी इसके पास आ जाता है जो कि साउजियांग के रूप में आया हुआ था, जिसको देख के वो इंस्ट्रक्टर भी हैरान था क्योंकि उसे फील हो रहा था कि यहाँ पे साउजियांग बदला बदला सा लग रहा है, लेकिन वो खुद को मना लेता है ये कहते हुए कि हेयर स्टाइल की वजह से होगा। वहीं पे हम लोग साउजियांग को देखते हैं जो कि इंस्ट्रक्टर को चारों तरफ से देखता है ऊपर से नीचे तक। वो पूरी बॉडी वेट और सब कुछ यहाँ पे मुआयना ले लेता है, यानी कि जो बॉडी फिगर होता है, फैट हो गया, एटीट्यूड हो गया, सब कुछ मिला के। डिटेल में तुम्हें बता नहीं सकता, लेकिन ओवरऑल साउजियांग को समझ में आ जाता है कि ये किसी पिछड़े हुए गुंडे से कम नहीं है। मिलिट्री ट्रेनिंग है लेकिन खास बैटल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हालातों को देखते हुए डायरेक्ट हमला करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, इसलिए वो थोड़े से पुराने हथकंडे अपनाएगा। वो अपने पास से आइसक्रीम निकालता है ये कहते हुए कि ये एक्सेप्ट कर लो, जिस पे इंस्ट्रक्टर उसे कहता है सॉरी ब्रो, तुमने यहाँ पे किन फैमिली के सेकंड यंग मास्टर को उंगल किया है, मैं तुम्हारे गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। एक ही एडवाइस दूंगा, जितना हो सके उतनी दूर यहाँ से चले जाओ। जिससे अब साउजियान को कंफर्म हो जाता है कि इस बंदे को पता था कि साउजियान यहाँ पे बुली हो रहा था, इसके बावजूद उसने यहाँ पे उसे बुली किया। साउजियान आगे से झूठ बोलता है कि साउटियान के साथ उसका जो मामला था वो पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है, इसीलिए वो उसको यहाँ पे गिफ्ट लेके आया है क्योंकि वो भी तो उसका फॉलोअर है। जिस पे वो इंस्ट्रक्टर आगे से पूछता है कि तुमने ये किया कैसे, वो तो तुमसे एकदम घनी नफरत करता था। और वो मन के अंदर यही सोचता है कि इसीलिए इसका बाल और सब कुछ और बदल गया है क्योंकि इसके पास एक बैकर आ गया है, यानी कि ये साउटियान को यहाँ पे साउजियान का चेहरा समझ रहा था। और साउजियान अभी भी इंस्ट्रक्टर से कहे जा रहा था कि मैं तो माफी मांगने के लिए आया हूँ। जिस पे इंस्ट्रक्टर आगे से कहता है मुझे तो लगा था यार तुम्हें इतनी बुरी तरीके से बुली किया गया है, तुम्हें कुछ ट्रॉमा व्रोमा हो जाएगा, लेकिन तुम तो एकदम घने हो एकदम। वहीं पे इंस्ट्रक्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही बेशरम है, इसकी जगह मैं होता मैं तो शर्म से मारा जाता। वहीं पे साउजियान बार बार बड़े प्यार से कह रहा था कि ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, सॉरी मैं इसे आइसक्रीम बोल रहा था लेकिन ये पाइनएप्पल सिस्टीन है, समझ गए ना क्या है ये। इसीलिए वो इंस्ट्रक्टर भी हैरान था कि ये तो इतना ज्यादा महंगा है कि मैं ना खरीद पाऊँ, 2 महीने काम करने के बावजूद इसे ये कैसे मिल गया। जिसके बाद वो इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है ये कहते हुए कि कुछ पूछना चाहूंगा। वहीं पे साउजियान हम लोगों को बताता है कि उसे कुछ दिनों से यहाँ पे बॉडी ओनर के जो मेमोरी फ्रेगमेंट है वो बार बार दिखाई दे रहे थे, जहाँ पे बॉडी ओनर बहुत ही ज्यादा बेइज्जत किया जा रहा था, बार बार उसे मारा पीटा जा रहा था। और साउजियान को बुली करते हुए इंस्ट्रक्टर उसे बस इसी रिएक्शन से देख रहा था कि ये सब कुछ तुम्हारी ही गलती है। और साउजियान अपनी मौत तक ये समझ नहीं पाया कि उसकी गलती क्या थी, वो यहाँ पे क्या गलत कर रहा था। और साउजियान रियल बॉडी ओनर से कहता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी कि तुम कमजोर थे तो फिर ये तुम्हारे साथ हो रहा था, दरअसल बुराई ऐसे ही काम करती है बस, और इसको जड़ से मिटाने के लिए बस एक ही काम करना पड़ता है कि जड़ उखाड़नी पड़ती है। इतना सब बोलने के बाद में साउजियान यहाँ पे इंस्ट्रक्टर के अंडे फोड़ देता है। वहीं पे हम लोग मदर को देखते हैं जिनके हाथों से अंडे फूट जाते हैं, तो वो कहते हैं कि कितना नुकसान कर रही हूँ मैं। अरे आपके बेटे ने जो नुकसान किया है ना उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। बाय द वे आपने उसको जो यहाँ पे नया फोन खरीद के दिया है ना उसका सही से यूज हो रहा है, चिंता ना करिए। जिसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्टर को देखते हैं और इसकी रूह कांप गई थी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर साउजियान यहीं पे रुकता है क्योंकि सनी कुछ ज्यादा ही भारी था, इसलिए वो उसके मुंह के ऊपर भी पंच मारता है। जिसके बाद घुटने से उसका मुंह का फेशियल एक्सप्रेशन बदल देता है जैसा कि वो था, क्योंकि यही सबसे यहाँ पे बॉडी के सबसे वनरेबल पार्ट्स होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा भी मारो तो ज्यादा दर्द होता है। और साउजियान इसी तरीके से हमें बता रहा था कि कैसे तुम यहाँ पे ताकतवर अपोनेंट को हरा सकते हो हर एक बात का फायदा उठा के, जैसे कि वो यहाँ पे ऑफ गार्ड हो तो उनके मुंह के ऊपर घूसा मार दो और इसी तरीके से तुम उनकी बिल्डिंग सेट करते रहो। उतने में साउजियान को यहाँ पे एक और मौका मिल जाता है इंस्ट्रक्टर की बजाने का, क्योंकि वो यहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर वो फोटो देख लेता है जिसको वो यहाँ पे एडिट कर रहा था। जिसको देख के साउजियान अपने बैग से कुछ तो बाहर निकालता है, वो नील कटर बाहर निकालता है। जिसको देख के इंस्ट्रक्टर की फटी वो उसे कहता है कि पास ना आना, तो साउजियान उसे कहता है कि चिंता ना करो, मेरे पास जो सवाल है मैं उन सभी के जवाब अच्छे से लूंगा, आराम से बैठो तुम। जिसके बाद अगले दिन एक हॉस्पिटल का होता है जब हम लोग साउटियान को देखते हैं और ये भर्ती हो गया था मार खाने के बाद में, और ऊपर से जब इसे यहाँ पे कमरे से बाहर निकाला गया था स्ट्रेचर पे तो लोगों ने फोटो खींच ली थी और लोगों ने उसका मीम मटेरियल बना दिया था। ये पबजी खेलता था ना तो लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि क्लच कर दिया भाई के ऊपर किसी ने। वहीं पे साउटियान की मदर थी, अब कौन सिस्टम मदर होंगी, इतनी सुंदर कहां से होंगी, तो ये अपनी मदर के ऊपर ही चिल्लाया जा रहा था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हें देख के मेरा आपा और ज्यादा खराब होता है। जिसमें मदर काफी ज्यादा निराश हो जाती है, इतनी देर में तो मैं थप्पड़ मार चुका होता अगर मेरा बेटा ऐसा होता। खैर थप्पड़ मारे होते तो ये ऐसा होता ही ना। वहीं पे हम लोग कमरे के बाहर कुछ गार्ड्स को देखते हैं जिनमें से लड़की मेन है, इस पे फोकस करो। और ये अपने साथी गार्ड से कह रही थी अगर यंग मास्टर इसी तरीके से है ना तो फिर वो जैसे कुटते हैं ना वैसे ही कुटते रहना चाहिए, ठीक हो जाएंगे कुछ हफ्तों में। जिसपे उसका साथी गार्ड आगे से कहता है कि अपने काम पे ध्यान दो, ज्यादा फालतू की चीजें ना करो। जिसपे वो लड़की आगे से कहती है अगर यहाँ पे रहने में इतना ज्यादा बोर
बोर होता ना तो वो कभी यहाँ पे आती ही ना और रिटायर हो जाती। वो बेफालतू में यहाँ पे कंट्री ए के ऊपर इतने ज्यादा स्टडी कर रही है। उतने में यहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है, उसकी शकल याद रख लो, वैसे याद ही रहे कि टकला जो है। खैर इस लड़की का नाम लेते हुए बताता है हमें, इसका नाम पता चलता है जो कि मोना था, और ये मोना की तारीफ कर रहा था कि उसकी जो अडेप्टेबिलिटी है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मोना यहाँ पे कंट्री एच से आती है और वहीं की वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है, यानी कि ये कोई आम सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। खैर इसके बाद हमें इस कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है जो कि यहाँ पे किन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और इसका नाम किनसेंग है, और साथ ही में यहाँ पे डेंसेंग ग्रुप का सीईओ भी है। वहाँ पे मोना किनसेंग की खूबसूरती को देख एकदम पिघल ही जाती है, इसका मुंह देखो पपी जैसा हो गया। उतने में स्टेप मदर बाहर निकलती है जो कि किनसेंग से कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। इस पे किनसेंग अपनी मदर से कहता है कि आप संभालो यार खुद को, आप यहाँ से जाइए, अभी मैं उसको सीधा कर देता हूँ जो टेढ़ा बन के घूम रहा है। और मदर के जाते ही सिगरेट निकालता और मस्त फूकने लगता है। वहाँ पे हम लोग मदर को देखते हैं जो टसुए बह रहे थे वो दोबारा वापस अंदर चले जाते हैं, यानी कि ये भी सीधी नहीं है। ये अपने लोगों से कहती है कि जल्दी से सेकंड यंग लेडी को यहाँ पे कॉल करो और उसे बता दो कि किनसेंग वापस आ गया है, और अगर तुम इसकी परफॉर्मेंस को देख के पिघल गए थे तो फिर तुम्हारा सी कट सकता है, सावधान रहो। चिंता न करो, मेरा भी कटा था। फिर इसके बाद हम लोग किनसेंग को देखते हैं जो कि साउटियान से कहता है ओ तुम्हारे ऊपर किसने क्लच मार दिया, काफी बुरी हालत हो रखी है तुम्हारी। लेकिन साउटियान आगे से चू तक नहीं कर रहा था। इस पे किनसेंग उसे कहता है कि कम से कम अपनी बड़ी की तो इज्जत कर लिया करो, स्टेप मदर ने तुम्हें इतने पाल पोस के बड़ा किया है। फिर किनसेंग ज्यादा नहीं कहता, उससे ये कहता है कि उसके पास 10 मिनट है, कहानी लंबी हो तो फिर उसे छोटी कर दो। और वो साउटियान से कहता है अगर मुझे याद है तो फिर तुमने बोला था कि तुम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 26 की सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर राज करोगे, लेकिन तुम्हारा तो पहले महीने के अंदर ही पैकअप हो गया, सीधा हॉस्पिटल में मुलाकात हो रही है। वहीं पे वो साउटियान से कहता है 9 मिनट है, जल्दी बको। लेकिन हम लोग साउटियान को देखते हैं जो कि कुछ ज्यादा ही घबराया हुआ था। फिर इसके बाद मुन्ना कुछ लाइनें बोलती हैं जो कि शायद से मिस ट्रांसलेट हो गई हैं, तो मैं उन्हें नहीं बोलने वाला। लेकिन वो किनसेंग की दीवानी हो गई थी, बस वो यही सोच रही थी कि किनसेंग को क्या पसंद होगा, तीखा पसंद होगा, मीठा पसंद होगा, क्या पसंद होगा। खैर इन्हीं के जरिए हमें यहाँ पे किनसेंग की थोड़ी सी बैक स्टोरी पता चलती है कि इसका जो साथी बॉडीगार्ड था वो आगे से कहता है कि यार वो तुम्हारा एम्प्लॉयर है, थोड़ा तो उसके बारे में अच्छे से सोच लो। जिसपे मोना आगे से कहती है कि नहीं, उसे यहाँ पे किनसेंग के बारे में काफी अच्छे से पता है। 17 की उम्र में वो यहाँ पे कंट्री ए का लाइट वेट चैंपियन बन गया था, जिसके बाद 18 की उम्र में उसे यहाँ पे यूथ वर्ल्ड गेम के अंदर सिलेक्ट किया गया, और जब वो 21 का हुआ तब उसने यहाँ पे कंट्री ए का सुपर लीग लाइट वेट गोल्डन बेल्ट मिक्स्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट भी जीता, यानी कि MMA। जिसके बाद अगले 2 सालों तक उसने यहाँ पे और भी कई सारी मार्शल आर्ट्स की यहाँ पे ट्रेनिंग की और कई सारे कॉम्पिटिशन को जीता बिना एक भी बार हारे हुए, और बॉक्सिंग वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा नाम बना लिया। लेकिन 23 की उम्र में जब वो यहाँ पे एकदम पूरे तरीके से एकदम होता नहीं एकदम पीक लेवल पे उस पे था, तब उसने अचानक से यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया और गायब हो गया कहीं पे, और अगले 6 सालों तक किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ गया, क्या हुआ उसके साथ। लेकिन जब वो दोबारा वापस आया तो फिर वो यहाँ पे रेसिंग ग्रुप के 4 सबसे लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स में से एक था। शुरुआत में सभी लोगों को ये लग रहा था कि नई सेकंड जनरेशन आ गई है जो कि यहाँ पे बिलियंस को इनहेरिटेट की है, लेकिन उसके कुछ ही सालों के बाद में ही यहाँ पे किनसेंग ने दोबारा अंडरवर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया और डिस्ट्रिक्ट 26 के यानी कि 26 के अंडरग्राउंड का राजा बन गया। उतने में किनसेंग बाहर निकलता है जो कि मोना से कहता है कि तुम्हें तो ये भी पता होगा कि मैं अंडरवेयर कौन सा पहनता हूँ, कौन सा कलर है उसका। लेकिन वो मोना से कोई भी बीफ नहीं रखता, यानी कि नफरत वफरत, क्योंकि उसको पता है कि मोना एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर रही है, तो फिर उसके पास यहाँ पे जानकारी का पहाड़ होना आम सी बात है। लेकिन उसे अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। मोना भी हैरान हो गई थी कि किनसेंग यहाँ पे एकदम कैट की तरीके है, एकदम स्नीकली। वहीं पे किनसेंग मोना से कहता है कि तुम यहाँ पे फाली घूम रही हो और तुम्हारा पैसा वसूलना है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। जिसपे मोना कहती है कि हुक्म सारा को पर मेरे आका। इसके बाद किनसेंग यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि मैं डिटेल्स तुम्हें सेंड कर दूंगा, और मोना उसे हस्बैंड बुला रही थी। जिसपे उसका साथी बॉडीगार्ड आगे से कहता है तमीज से। वहीं हम लोग साउटियान को देखते हैं और ऑफ कोर्स इसकी जली थी, तो फिर अपने लौंडों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि साउजियान कभी भी बिस्तर से दोबारा न उठे। इसके बाद हम लोग साउजियान को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे कुछ बाहर निकालता है और इसके अंदर थे सबूत, या फिर ये कहो AI वीडियोस। कौन से वाले ये तुम्हें पता है? फिर साउजियान अपने मन के अंदर सोचता है कि पहली बार मुझे कोई ऐसा बेवकूफ मिला है जिसने सारे सबूत एक ही जगह पे भर के डाल दिए हैं। जिसके बाद वह इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए कहता है कि चलो एविडेंस मिल गया, अब ये कुछ सालों तक सरिये के पीछे ही रहेगा, यानी कि जेल के अंदर। जिसके बाद हम लोग इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जिसकी फटी पड़ी थी, वो यहाँ पे साउजियान को डेविल ही बोल रहा था। वहीं पे साउजियान उससे कहता है कि आज का सेशन खत्म हुआ, मैं जा रहा हूँ। और इंस्ट्रक्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी आंखें एकदम कोल्ड हैं, जैसे कि ये सिर्फ एक लाश की तरफ देख रहा हो। इसने मुझे यहाँ पे एक्सप्रेशन लेस गेज के साथ यानी कि नजरों के साथ टॉर्चर किया है। वहीं पे साउजियान इंस्ट्रक्टर से कहता है बड़े भाई ये जो आपका सबूत है ना, ये मैं पुलिस को देने वाला हूँ, इसके बाद देखेंगे कि वो आपके साथ क्या करता है। एज इंस्ट्रक्टर तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम जो बुली कर रहे हो इसका पाप कभी तुम्हें भोगना पड़ेगा। सोचा था कि नहीं सोचा था? नहीं सोचा था, कोई बात नहीं, ना सोचो। उतने में साउजियान की नजर उंगली के ऊपर पड़ती और उसे कुछ पुराना हिसाब किताब भी तो बराबर करना था। इसके बाद हमें आर्ट स्टाइल के जरिए कुछ बताया जाता है, खट से डाल टूट चुकी है। जिसके बाद हम लोग साउजियान को देखते हैं जो कि कमरे से बाहर निकलता और वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था, यानी कि कंट्री एच की कोई डिश। वहीं पे वो सोचता है कि मदर से पूछे तो शायद से वो कुछ बना देंगी।
थी। वह हम लोग साउथियन के कुछ चेलों को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पे साउजियान के ऊपर नजर बनाई हुई थी। इन्हें ये लग रहा था कि ये लोग यहाँ पे साउजियान का शिकार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग साउजियान को देखते हैं जो कि इन लोगों का शिकार कर रहा था। बंदा इनकी पूरी वीडियो बनाते चल रहा है। खैर इसके बाद साउजियान को पता था कि उसका पीछा किया जा रहा है, तो वो इन लोगों को कोपचे में लेके आता है और रुक के उन लोगों से कहता है कि रीमैच के लिए थोड़ी सी जल्दी नहीं हो गई। वह फिर वो पीछे मुड़ के अपने एक साथी से कहता है जो कि इसको बुली किया करता था कि खाने से सिर्फ पेट बढ़ता है, अकल नहीं। थोड़ा सा तो दिमाग लगा लिया करो कि मार खाने के बाद में तुरंत दोबारा मार खाने नहीं आते हैं। पर इसका नाम लिया ना, तो फिर मैं इसे लिया नहीं बुलाने वाला हूँ, जो कि साउजियान के यहाँ पे बेइज्जती करना चाहता था। लेकिन तभी साउजियान इशारे से पूछता है कि टेटुआ कैसा है तुम्हारा, जिसपे लियान का खून खोल जाता है क्योंकि मार खाने के बाद में मार को याद दिलाया जाए तो ज्यादा दुखता है। वही फिर साउजियान आगे से कहता है कि आ यार फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिसपे युद्धो फाइट करने के लिए जा रहा था। लेकिन हम लोग मोना को देखते हैं जो कि यहाँ पे साउजियान के जासूसी कर रहे थे। किनसंग ने इसको यही काम दिया हुआ था। जिसके बाद मोना किनसंग को बताती है कि जिस पर्सन के ऊपर तुमने नजर रखने के लिए बोली थी ना, उसके यहाँ पे लगने वाले हैं, क्या मैं कुछ करूँ? किनसंग पूछता है कि कैसा बवाल हुआ भाई, जिसपे मोना आगे से बताती है कि तुम्हारे भाई ने ही फील्डिंग सेट करवाई है, क्या मैं कुछ करूँ? किनसंग आगे से पूछता है कि उस पर्सन का बैकग्राउंड कैसा है, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? जिसपे मोना आगे से बताती है कि भला बच्चा है, फालतू में उसे परेशान किया जा रहा है। जिसपे किनसंग आगे से कहता है कि जैसा है तैसा है, रहने तो कुछ ना करो तुम। वही पे किनसंग भी काफी ज्यादा निराश था यहाँ पे अपने भाई के ऊपर कि वो यहाँ पे एक छोटी सी बेइज्जती नहीं सह पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे किनसंग किसी के साथ मीटिंग कर रहा था जिसका नाम यहाँ पे ओल्ड जियांग था और वो उसे किसी बारे में बात करना चाहता था। जिसपे जो जियांग था वो आगे से बताता है कि जब से रेड पिल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 25 के अंदर आई है, तब से ब्लैक मार्केट का जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो 300 से ऊपर जा चुका है। कई सारे अंकल्स यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं और वो लोग शायद से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 26 के अंदर भी छलांग मारना चाहते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट 26 को यहाँ पे अपना किनसंग रूल करता है, तो फिर उसकी परमिशन के बिना ये लोग अंदर घुस ही नहीं सकते हैं। तो परमिशन तो चाहिए ना, तभी तो ये लोग रेड पिल बेच पाएंगे डिस्ट्रिक्ट 26 के अंदर। अब इस पर्सन का पूरा बायोडाटा दिया जाता है के लिए तुम इतना जान लो कि ये यहाँ पे जियांग फैमिली का यंग मास्टर है और साथ ही में यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट का चेयरमैन और साथ ही में जी इन्वेस्टमेंट का सीईओ, यानी कि पूरी तरीके से बिजनेस माइंडेड है बंदा। वो किनसंग उसे कहता है कि वो सबसे पहले यहाँ पे उसका ओपिनियन सुनना चाहेगा, ना कि उसके अंकल्स का। जियांग उसको बताता है कि ये डिस्ट्रिक्ट 26 के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिससे जो अंडरवर्ल्ड है वो और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा होगा। लेकिन किनफेंग किसी रीजन से साफ कर देता है कि उसने पहले भी बोला है और अभी बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट 26 पूरी तरीके से ड्रग से आजाद है, उसके अंदर ड्रग का एक कतरा भी नहीं आएगा और अगर कोई भी कुछ करने की कोशिश करेगा तो फिर उसको यहाँ पे किनसंग हैंडल कर लेगा। सीधा धमके देता अगर किसी ने कुछ छुआ भी तो सीधा मौत से जाएगा। और वो जियांग से बोलता है कि यही उसका आंसर है और जवाब भी। इस पे जियांग आगे से कहता है कि डरा काहे लिए रहे हो, मैं तो बस यहाँ पे एल्डर्स का यहाँ पे मैसेज तुम्हें देने के लिए आया था। किनसंग उससे कहता है कि जाओ और जाके अपने एल्डर से कह दो कि वो बूढ़े हो चुके हैं, चुपचाप रिटायर करे और पैसों की मौज काटे, फालतू का बवाल अपने मत्थे न मरे। जिसके बाद वो चला जाता है ये कहते हुए कि उसे यहाँ पे किसी की डॉटर की शादी अटेंड करनी है। और उसके जाने के बाद में हम लोग जियांग को देखते हैं और इसका माथा खराब था। एड्रेस तो बस बहाना थे, ये खुद यहाँ पे रेड पिल को डिस्ट्रिक्ट 26 के अंदर बेचना चाहता है, लेकिन किनसंग ने साफ मना कर दिया तो इसका दिमाग खराब हो गया और इसकी चाहत यही है कि यहाँ पे इसको अंडरवर्ल्ड का किंग बनना है, जबकि बन के बैठा अपना किनसंग है, जबकि वो इससे छोटा है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये लोग कैसे लड़ाई शुरू करेंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग साउजियान पे आ जाते हैं जहाँ पे फाइट शुरू हो गई थी और वहाँ पे साउजियान आगे से कहता है कि काम कर गया। वो हम लोगों को आर्ट ऑफ वॉर बता रहा था। आर्ट ऑफ वॉर के अंदर सबसे बढ़िया तरीका बताया गया है फाइट करने का कि तुम सबसे पहले अपने एनिमी के माइंड के ऊपर अटैक करो। किसी को हराने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि तुम उसे गुस्सा दिला दो। और हाँ, याद रखना कि तुम किसी ऐसे को ना दिला देना जो तुमसे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो, मतलब जीतने के चांस एकदम जीरो हो। कर इसके बाद साउथियन हम लोगों को लियान के बारे में बताता है कि लियान यहाँ पे साउथियन का सबसे बढ़िया आदमी में से एक है, जिसने यहाँ पे ज्यादातर साउजियान को बुली किया है, खासकर सबसे ज्यादा। इसके बाद वो यहाँ पे लियान की बॉडी वेट सब कुछ बताता है जो कि तुम्हें पहले से ही पता है। फाइटिंग स्किल्स के बारे में चेक करता है जो कि पूरी तरीके से नॉर्मल है, बस ताकत के बलबूते पे ही शक्तिशाली है जो उसका वजन है, इसलिए इजीली यहाँ पे उसे हराया जा सकता है, जीतने के चांस काफी ज्यादा आगे हैं। इसीलिए साउजियान सबसे पहले यहाँ पे बॉडी मूवमेंट को चेक करता है। सबसे पहले वो राइट पंच मारता है, जिसके बाद लेफ्ट, जिसके बाद फ्रंट किक, यही 3 मूव वो यहाँ पे यूज कर रहा था, जिससे साउजियान को यकीन हो जाता है कि इन बेसिक 3 मूव्स के अलावा और उसे कुछ भी नहीं आता है। और पे मोना भी इन सभी चीजों को यहाँ पे पूरी तरीके से परख रही थी। जिसके बाद लियान राइट पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन साउजियान उसको इजीली डॉज करता है। जिसके बाद हाथ की मदद से सबसे पहले उसकी जो मूवमेंट थी उसको यहाँ पे ब्लॉक करता है। जिसके बाद वो यहाँ पे सबसे पहले दिखाता है कि वो फेस के ऊपर मारेगा, लेकिन तभी एंगल बदल के उसके गले के ऊपर मार देता है। जिसके बाद लियान लेफ्ट पंच का इस्तेमाल करता है, लेकिन साउजियान उसको भी डॉज करता है। जिसके बाद वो दोबारा उसके गले के ऊपर हाथ मारता है, लेकिन इस बॉडी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा वीक थी, इसलिए अटैक के ज्यादा कुछ असर हो नहीं रहा था। जिसके बाद यहाँ पे लियान उन्हीं मूव्स का इस्तेमाल अंधाधुंध तरीके से करने लगता है, तो साउजियान
लियान के लिए उसको डॉज करना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो इसीलिए यहाँ पे उन्हें डॉज कर रहा था। इसके बाद वो दोबारा उसी मूव का इस्तेमाल करता है, जिसके चक्कर में यहाँ पे लियान फंस जाता है, क्योंकि उसे पता था कि ये दोबारा उसके गले के ऊपर निशाना लगाएगा तो वो उसे ब्लॉक कर लेता है। लेकिन ये साउजियान के पास एक चाल थी, क्योंकि वो मौका देख के यहाँ पे उसकी टांगों के बीच में निशाना लगाता है और अंडों का कचूमर निकाल देता है, जिससे लियान की आंखों से तो आंसू निकल आते हैं, लेकिन बाकी लोगों का जो मुंह था वो खुला का खुला रह जाता है। यहाँ तक कि मोना भी ये देख के हैरान हो गई थी कि साउजियान इतनी जल्दी इस फाइट को जीत गया। उसने यहाँ पे जो कुछ भी किया ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ प्री प्लान था। वो हम लोग लियान को देखते हैं जो कि अपने अखरोट पकड़ के बेचारा बैठा हुआ था और वो साउजियान से बोले जा रहा था कि वो उसको मार देगा। उतने में साउजियान बैग का यूज करते हुए उसके मुंह के ऊपर दोबारा दे मारता है। बाय द वे बैग के अंदर कुछ खास चीज रखी हुई है, तभी इतनी जोर की पड़ी है और ये तुरंत ही नॉकआउट हो जाता है। कहा था कि मोना को भी यकीन था कि बैग के अंदर कुछ तो है, तभी वो बंदा इतनी जल्दी नॉकआउट हो गया। फिर इसके बाद बाकी जो लोग थे वो भागने के चक्कर में नहीं थे, वो सोच रहे थे कि वो सभी एक साथ मिलकर यहाँ पे साउजियान को हरा सकते हैं। उतने में साउजियान उनकी तरफ खुद ही चार्ज कर देता है और अटैक करते हुए एक एक बंदे को यहाँ पे नॉकआउट करते हुए जा रहा था और इसी तरीके से वो 4 बंदों को यहीं पे ही ढेर कर देता है। इसलिए बाकी जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि साउजियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसने बस एक मूव के चलते ही कई सारे लोगों को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। वहीं पे साउजियान इन लोगों से कहता है कि ऐसा बोला जाता है कि जब भी एक शेर अपने दांत दिखाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ पे मुस्कुरा रहा है। इतना बोलने के बाद में साउजियान अपने बैग के अंदर से एक वेपन बाहर निकालता है जो कि हथौड़ा था, जिसको देख के ही बाकी सभी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि कोई भी अपना जबड़ा नहीं तोड़वाना चाहता। वहीं पे साउजियान उन लोगों से कहता है अगर शुरुआत में ही एक साथ मेरे ऊपर चढ़ाई कर देते तो फिर तुम्हारे जीतने के चांस थे। मुझे बस मानवा की यही चीज पसंद है कि इसमें जो फाइट्स है वो थोड़ी सी सेंसेबल है, यानी कि स्ट्रेटेजी का यूज हो रहा है। साथ ही में साउजियान कोई बुद्धू भी नहीं है, क्योंकि उसे पहले से पता था कि मोना यहाँ पे है। वो मोना से कहता है कि अगर तुम्हारा देखना हो गया हो तो फिर नीचे आ जाओ, जिसपे मोना भी बाहर निकलती है और वो साउजियान की तारीफ कर रही थी कि उसने सोचा भी नहीं था कि स्ट्रीट फाइट इतनी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी। सबसे पहले उसने यहाँ पे वर्ड्स का इस्तेमाल किया एनिमी के ताकतवर सोल्जर को उनसे अलग करने के लिए, जिसके बाद वेपन निकाल के यहाँ पे साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ा दिया। जिसके बाद कुछ क्विक मूव्स का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों को ढेर कर दिया और साइकोलॉजी का यूज करते हुए सभी अपोनेंट्स को भगा के डरा दिया। और वो साउजियान को शुक्रिया कहती है कि उसने बोरिंग मिशन को इतना ज्यादा एक्साइटिंग बना दिया। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि तुम कोई ऑर्डिनरी बंदे तो हो नहीं जो इस तरीके से फाइट करेगा, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर तुमने यहाँ पे कंट्री ए की कॉम्बैट टेक्निक्स का यूज किया है। और वो उससे पूछती है कि तुमने ये कहां से सीखा, क्या तुम मुझे बताओगे। साउजियान उल्टा उसी से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर और तुम्हें किसने भेजा। जिसपे मोना उससे कहती है अगर जानना है तो फिर मुझे हरा तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। इसी बीच हम लोग साउजियान के फादर को देखते हैं जो कि उसके कहने पे कुछ यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आए हुए थे, क्योंकि उसकी पसंदीदा डिश बनाई जो जा रही थी। वो पे मोना फाइट करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो गई थी और वो साउजियान से कहती है अगर तुम हार जाते हो तो फिर तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। साउजियान मोना को एकदम सीरियस लेता है। वो सबसे पहले मोना को यहाँ पे चेक करता है, उसकी बॉडी वेट, फिजिक, हाइट, सब कुछ। उसे पता था कि मोना एकदम फिट फाट है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और चालाक भी, लेकिन उसको बस यही समझ में नहीं आ रहा था कि मोना कौन है और वो यहाँ पे साउजियान को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट क्यों कर रही है। वो पे मोना साउजियान से कहती है कि तुम 2 हफ्तों पहले एकदम सॉफ्टी हुआ करते थे जिसको हर कोई यहाँ धोया करता था, अचानक से तुम्हारा रूप परिवर्तन कैसे हो गया। कहता कि तुम कंट्री ए की लॉन्ग लॉस्ट कॉम्बैट टेक्निक्स को भी यूज कर पा रहे हो। मोना उसे कहती है ऐसे क्या घूर रहे हो बे, छेड़ रहे हो, साले किस कर दूंगी मैं। वो पे साउजियान को बस एक और चीज और भी ज्यादा परेशान कर रही थी, वो थी मोना की लाल आंखें, जिससे साउजियान को यकीन था कि मोना यहाँ पे कंट्री एच से है। साउजियान अपना हथौड़ा नीचे छोड़ता और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे फाइट तो करनी ही पड़ेगी, तभी वो यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब जान पाएगा। मोना उससे कहती है कि फाइटिंग स्टांस ले लिया, कॉम्बैट एशियन टेक्निक यूज नहीं करोगे क्या। जिसके बाद वो यहाँ पे साउजियान के ऊपर हमला करती है। तो मोना के पहले हमले से ही साउजियान को समझ में आ जाता है कि मोना फास्ट है और ऊपर से इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा हाई है। वहाँ पे मोना भी हैरान थी कि साउजियान इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। पहले वो वीकलिंग था और अचानक से इस लेवल पे आ गया। जिसके बाद मोना इसी तरीके से यहाँ पे साउजियान के ऊपर पंचेस मारती रहती है, लेकिन साउजियान बस अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और रिएक्ट कर रहा था। मोना भी ये देख के हैरान थे कि यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन में भी साउजियान अपने डिफेंस को पूरी तरीके से एक्टिव रखे हुए है और उसके एक भी पंचेस यहाँ पे साउजियान को हिट नहीं कर रहे। जिसके बाद वो इसी तरीके से साउजियान के ऊपर पंचेस मारती रहती है और उससे कहती है कि कुछ दिखाओ ना यार भाई, काहे सिर्फ अटैक को ब्लॉक कर रहे हो। फाइट करते हुए साउजियान को यकीन हो जाता है कि मोना की जो स्किल और स्ट्रेंथ वो पूरी टॉप नॉच है और उसने यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली हुई है। वो पक्का यहाँ पे कंट्री एच के कोई रिटायर्ड सोल्जर हो सकती है या फिर कोई ऑफिसर। वो पे मोना साउजियान से कहती है कि बस बहुत हुआ तुम्हारा, तुम इस तरीके से फाइट करोगे तो फिर लड़कियां बोर हो जाएंगी तुमसे। इतना कहने के बाद में वो यहाँ पे अपना गार्ड अप छोड़ती है और पूरी ओपनली साउजियान के ऊपर अटैक करती है। साउजियान को यही मौका चाहिए था, वो तुरंत यहाँ पे मोना के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मोना उसे ब्लॉक कर लेती है। मोना को यही लगता है कि साउजियान इसी मौके की तलाश में था कि कब वो अपने यहाँ पे सेंटर को एक्सपोज करे और तब साउजियान यहाँ पे हमला करेगा। लेकिन मोना की ये सारी चीजें गलत फहमी बदल जाती है, क्योंकि साउजियान भाग लेता है वहां से। रास्ते के बीच में हथौड़ा पड़ा
रहा था या फिर वो उसका पहले से ही प्लान था। वो हथौड़ा उठाता है और मोना की तरफ फेंक देता है। मोना उसे जल्दी से ब्लॉक करती है और सौजियान मौके की तलाश में भाग लेता है वहां से। खैर मोना को बिल्कुल भी देर नहीं लगती, उसे समझ में आ जाता है कि सौजियान ने सब कुछ ये पहले से ही प्लान किया हुआ था। चाहे वो बैग को फेंकना हो, चाहे वो हथौड़े को नीचे रखना हो और चाहे उसके साथ डिफेंसिव तरीके से फाइट करना हो, सब कुछ शुरुआत से ही भागने के प्लान में शामिल था। जिससे मोना का माथा घूम जाता है और वो उसके पीछे भाग लेती है कहते हुए ये तो गया, इसको तो मैं कस के कूटूंगी आज में। लेकिन तभी मोना को दिखाई देता है कि सौजियान बीच में ही रुक गया था। मोना को ये लगता है कि वो डेड एंड में फंस गया है, इसलिए वो डायरेक्ट उसके ऊपर छलांग मारते और उसे पकड़ लेती है ये कहते हुए कि अब भाग के कहां जाओगे। वो फिर मोना सौजियान के ऊपर एक खास तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसे कस के पकड़ लेती है ये कहते हुए कि अब इससे भाग के दिखाओ। और फिर सौजियान को इस टेक्निक के बारे में पता था जिसको टेल्फर आर्ट कहते हैं और इसको यहाँ पे जकड़ने के लिए यूज किया जाता है। टेल्फर आर्ट एक कॉम्बैक्ट टेक्निक है जो कि एज कंट्री के यूनिक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में सिखाई जाती है मूनलाइट ब्लेड के नाम से, जिसपे घुटनों को अपोनेंट के कंधे के ऊपर रखा जाता है और अपर हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए गले को कस के खींचा जाता है। और इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कोर काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि बैलेंस बनाना पड़ता है और स्ट्रेंथ का भी अच्छे से यूज किया जाता है, इसलिए फ्लेक्सिबल होना जरूरी है। और ऐसे कॉम्बैक्ट टेक्निक को मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और जो भी इस टेक्निक का यूज करते हैं उन्हें यहाँ पे इलाइट एजेंट्स समझा जाता है जो कि एच कंट्री के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में रहते हैं। जब इस टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई किया जाता है तो ये 1 सेकंड के अंदर ही किसी भी अपोनेंट की गर्दन धड़ से अलग कर सकती है। अब तुम खुद सोचो यार, 55 किलो का बंदा तुम्हारी गर्दन के ऊपर चढ़ जाए और थोड़ा सा भी मुड़ जाए, टूटेगी नहीं तुम्हारी हड्डी। लंबा चोखा बताने के बाद में सौजियान को यकीन हो जाता है कि मोना यहाँ पे एच कंट्री की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से ही है, जिसको यहाँ पे मूनलाइट ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। बस सवाल वही था कि मोना यहाँ पे सौजियान के पीछे क्यों पड़ी हुई है, जबकि वो तो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन है। लेकिन उससे भी एक बड़ी परेशानी थी जिसका सामना अभी यहाँ पे सौजियान को करना है। मोना तो उसके ऊपर चढ़ी हुई थी, ये बोल रही थी कि अब आजाद होके दिखाओ ना। सौजियान के लिए आजाद होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके सामने एक इंसान खड़ा था जिससे यहाँ पे आजाद होना नामुमकिन था, क्योंकि यहाँ पे सौजियान के फादर आ गए थे जो कि उससे पूछते हैं कि ये बालिका कौन है तुम्हारे कंधे के ऊपर चढ़ी हुई। मोना को पहले से यहाँ पे सौजियान के पूरे बायोडाटा के बारे में पता तो वो उसके फादर को पहचानती थी। वहीं पे सौजियान उसे कहता है दीदी नीचे उतर जाओ, लेकिन मोना ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। वो नीचे उतरती है और सौजियान को कस के पकड़ लेती है और सौजियान के फादर से कहती है हेलो अंकल, मेरा नाम मोना है और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, आज ही बनी हूँ अभी ही आपको देख के। ये नहीं बोलती वो। वह पे सौजियान हैरान था कि ये लड़की मरवाएगी किसी दिन। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बता दो कि यहाँ पे 3 कंट्री है, कंट्री ए, कंट्री एच एंड कंट्री एल। सौजियान हम लोगों को एक और कहानी बता रहा था कि 80 साल पहले कंट्री एच के फर्स्ट लीडर, जिसका नाम मैं नहीं बोलने वाला, नाम मुर्किस है, उसने यहाँ पे कंट्री ए की मदद से फोर्सफुली कंट्री एल की ईस्टर्न टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया था 80 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से और उसको नेशन बना दिया था। वो लोग बता रहे थे कि ये जगह सेक्रेट लैंड है और यहाँ के उनके जो ईस्टर्न टेरिटरी है और उनके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ये जगह मूनलाइट सेक्ट है। इसके बाद अगले 10 सालों तक एच कंट्री ने लगातार यहाँ पे एल कंट्री के ऊपर हमला करते रहे और वो लोग यहाँ पे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करते हुए 80,000 से 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक बढ़ा ले गए। ऑफकोर्स टेरिटरी बढ़ाने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे कई सारे लोगों की जानें ली और काफी सारा खून बहाया। हालांकि कंट्री एल पूरी तरीके से आउट नंबर थी, यानी कि तादाद में वो लोग कम थे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने कभी भी गिव अप नहीं किया और बीच जंग के अंदर से ही कुछ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ने एक आर्मी को जन्म दिया जो अपने नेशन के लिए यहाँ पे खड़े हुए थे। एक बार उन लोगों ने एच कंट्री के साथ में ऐसे कई सारे नेशंस को हराया था जो कि उनके साथ जुड़े हुए थे और कुछ नेशंस में से एक नेशन का नाम यहाँ पे ब्लेजर था जो कि एच कंट्री के खिलाफ में खड़ा हुआ था और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे मूनलाइट ब्लेड था, जिसको दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। और उन लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे कंट्री एच के सेकंड प्रिंस को भी उठवा लिया था। इतनी लंबी चौकी हिस्ट्री हम लोगों को इसलिए बताया गया क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कंट्री एच और कंट्री एल के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर आमने सामने बैठे हैं, सॉरी अगल बगल में बैठे हुए। ब्लेजर से अपना यहाँ पे सौजियान है और मूनलाइट ब्लेड से यहाँ पे अपनी मोना है। और मैं तुम लोगों को सच्ची सच्ची बताऊं, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि ये कौन सी कंट्री से कहां से आते हैं। ऑथर एक प्यारा सा नाम दे देता है, उसके बाप का कुछ चला नहीं जाता, पर स्टिल यहाँ पे जो सौजियान है वो कंट्री एच से है और जो मोना है वो कंट्री एल से है। और अभी के लिए ये दोनों एक साथ बैठ के एक ही टेबल पे खाना खा रहे हैं और कंफ्यूज हमारे पेरेंट्स थे। वो पे फादर मोना से कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे लिए काफी अच्छा खाना तैयार नहीं करा पाए। वो भी मदर आगे से कहती है ये पहली बार है कि हम लोग कोई नई डिश यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं और ऊपर से हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा लड़का एक लड़की ले आएगा। लेकिन मोना आगे से कहती है कि डिश में कोई कमी नहीं है, आपके बना हुआ हाथ का खाना सबसे बढ़िया है। और थोड़ी सी तारीफ से मदर यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और ये देख के यहाँ पे फादर हैरान थे कि इतनी जल्दी पिघल गई तुम। खैर इसके बाद फादर यहाँ पे मोना से पूछते हैं अगर तुम कंट्री एच से हो तो फिर तुम्हारे लिए कंट्री ए के अंदर रहना काफी ज्यादा मुश्किल होगा ना। जिसके बाद वो उनसे पूछ ही लेते हैं कि तुम दोनों कैसे मिले थे, क्योंकि सौजियान ने कभी बताया नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। मोना कंट्री एच से नहीं, मैं पहले बता दो, उसने यहाँ पे झूठ बोला है। वो कंट्री एल की पैदाइश है क्योंकि वो यहाँ
पे मूनलाइट ऑर्गेनाइजेशन से है। सौजियान के मन के अंदर बस एक ही सवाल चल रहा था, क्या उसके रिकार्डेशन के बारे में किसी को पता चल गया है, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे यहाँ पे पड़ गई है। उसे पता नहीं ना कि मोना किस वजह से आई है। हम लोग मोना को देखते हैं जो कि यहाँ पे फालतू की कहानी बना रही थी। वो आगे से कहती है सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ था। छोटी कहानी सुनाते हुए मोना बताती है कि वो समर वेकेशन पे एक बार यहाँ पे आई हुई थी। तब वो एक आर्ट गैलरी के अंदर चली गई थी। तब उसने यहाँ पे एक आर्ट गैलरी के अंदर कोई पेंटिंग देखी थी और वो उस पेंटिंग को देख के उसे यहाँ पे कंट्री एच से प्यार हो गया था, सॉरी कंट्री ए से। जिसके बाद उसने फैसला कर लिया कि वो यहाँ पे कंट्री ए के अंदर ही स्टडी करेगी। और जब वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आई तब उसकी मुलाकात यहाँ पे सौजियान के साथ हुई और वो दोनों यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। बाद वह जिस पेंटिंग को देख के मोना यहाँ पे आई थी वो यहाँ पे सौजियान ने ड्रॉ की थी, क्योंकि यहाँ पे जो रियल बॉडी ओनर था वो एक पेंटर भी था। इसलिए जो पेरेंट्स थे उन्हें यहाँ पे यकीन हो जाता है, उन्हें ये लगता है कि इनका मिलना किस्मत में ही लिखा हुआ था। मोना आगे से बताया जा रही थी, वो एकदम कहानियां बुने जा रही, लेकिन हमारा सौजियान काफी ज्यादा परेशान। वो मन के अंदर यही सोच रहा है अगर उसका रिकॉर्डेशन यहाँ पे एक्सपोज हो गया है तो अब तक तो यहाँ पे आर्मी खड़ी हो जानी चाहिए थी। एक लड़की अकेली क्या कर रही है, क्योंकि वो लोगों की किलिंग लिस्ट के अंदर टॉप पे है। मोना अपनी कहानी यहाँ पे बताया जा रही है, वहीं पे सौजियान मन के अंदर यही सोच रहा है कि मोना का टारगेट वो नहीं होगा, यहाँ पे सौजियान होगा, यानी कि रियल बॉडी ओनर। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एक टीनेजर के पीछे क्यों पड़ी हुई है। और यहाँ पे मोना के एक्शन से साफ पता चलता है कि वो यहाँ पे उसे मारने के लिए नहीं आई हुई है। और साथ ही में मोना के पास में यहाँ पे रियल बॉडी ओनर की सारी इन्फॉर्मेशन भी है, इसी के चलते वो ये सब कुछ कहानियां बना रही है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से है भाई, अगर वही चीज नहीं होगी तो ये किस काम की। वहीं पे लोग पेरेंट्स को देखते हैं और ये पूरी तरीके से कन्विंस हो गए थे कि यही हमारी बहू बनेगी। वहीं पे जो मोना थी वो यहाँ पे सौजियान के बारे में ही बात करने जा रही थी, इसलिए यहाँ पे सौजियान को शक हो रहा था कि मोना यहाँ पे शायद से कोई बात निकलवाना चाहती है, इसलिए वो उसी के बारे में बार बार बात कर रही है। उतने में मदर यहाँ पे अचानक से कुछ खास पूछ लेती है। वो कहती है कि यहाँ पे सौजियान के जेंटल नेचर की वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई है, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान में उसके ऊपर कई सारे चोटें लगी हुई थी। जिसके बाद वो मोना से पूछती है कि सौजियान को स्कूल में बुली तो नहीं किया जाता। इससे तो मोना भी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था क्या सौजियान की फैमिली को नहीं पता है कि वो कितना यहाँ पे स्किल्ड फाइटर है। इसलिए वो साफ कह देती है कि वो तो यहाँ पे इतना अच्छा बंदा है कि वो अकेले यहाँ पे ढेरों लोगों को अकेले संभाल सकता है। वहीं पे सौजियान को ये खतरे की घंटी दिखाई देती है, इसीलिए वो यहाँ पे अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है। मोना को जैसे किलिंग इंटेंट महसूस होता है तो वो बात ही पलट देती है कि सौजियान तो इतना अच्छा बंदा है कि वो बुरे लोगों को भी एक अच्छा इंसान बदल देता है अपने प्यार की ताकत से। हालांकि वो भी सौजियान के किलिंग इंटेंट को देख के इतना ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन के पास इतना किलिंग इंटेंट नहीं होगा। उसको ये लगता है कि ये बस एक इल्यूजन होगा या फिर धोखा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट आज तक फील नहीं किया है, जबकि वो इस काले धंधे के अंदर पता नहीं कब से काम कर रही है। वहीं पे सौजियान यही सोच रहा था कि उसे यहाँ पे मोना को भगाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसे इस तरीके से यहाँ पे सवाल जवाब करने नहीं दे सकती है। लेकिन उतने में हम लोग मदर को देखते हैं जो कि मोना के हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहती है कि सच सच बताना, सौजियान स्कूल के अंदर दोस्त बनाता है ना, वो अकेला तो नहीं रहता, जिससे सौजियान का दिमाग खराब हो रहा था। वहीं पे मोना आगे से झूठ बोले जा रहे थे, ये कहते हुए कि उसके तो इतने दोस्त थे कि पूछो नहीं। जिसपे मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सौजियान के दोस्त नहीं होंगे। जिसके बाद वो इसी तरीके से यहाँ पे सौजियान के बारे में बात करती रहती है कि वो कैसा है, स्कूल के अंदर क्या करता है, वगैरह वगैरह। और सौजियान बीच में कहता है कि हमारा खाना खत्म हो गया और हम लोग मोना को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते हैं फालतू के सवाल जवाब से। वो पहली बार हमारे घर पे आई है, क्या पता वो डर जाए और कभी वापस ही ना आए। जिसपे मोना उसको घूरते हुए कहती है, तू ज्यादा साड़ा ना बनने, तेरा सीक्रेट यहीं पे रिवील कर दूंगी मैं। वो पेरेंट्स एक दूसरे को देखते हैं, जिसके बाद वो खड़े होते हैं और सौजियान से कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तुम मोना का ख्याल रखना। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हुए पता नहीं ऊपर क्यों चले जाते हैं। वो भी सौजियान से कहती है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस हो भाई, ऊपर ऊपर से तंगा बली और अंदर से बाहुबली, किसी को पता ही नहीं कि तुम बाहर क्या कारनामे करते हो। और सौजियान को कोई भी चिंता नहीं जब तक उसके पेरेंट्स आसपास नहीं, वो पूरी तरीके से बेफिक्र है। वो फिर वो मोना से कहता है कि मेहमान तुम वो यहाँ पे एक तो अजनबी की तरीके मेरे घर के अंदर घुसी चली आई और पता भी नहीं तुम कौन हो और मेरे पेरेंट्स के साथ बात कर रही हो। जिसके बाद वो मोना से शुद्ध हिंदी में बोल देता है कि खाना हो गया ना, दफा हो जाओ यहाँ से। जिसपे मोना उससे कहती है अगर तुम इस तरीके से बात करोगे तो लड़कियां तुम्हारे पास आस पास भी नहीं भटकेंगी। जिसपे सौजन उससे कहता है कि मैं लड़कों से ही खुश हूँ, तुम बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है और बताओ तुम्हारा मकसद क्या है यहाँ पे आने का, तो ऐसा मैं तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब दे दूं। जिसपे मोना उसे कहती है कि दिखावा तो तुम कर रहे हो, साफ पता चलता है कि तुम्हें मार्शल आर्ट आती है, लेकिन इसके बावजूद स्कूल में तुम यहाँ पे एकदम कमजोर बनते हो, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली को भी नहीं पता है कि तुम्हारी असलियत क्या है। क्या पता तुम्हारा पेंटिंग टैलेंट भी खराब हो, जो भी हो तुम्हारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और कॉम्बैट अवेयरनेस यहाँ पे धोखा नहीं खा सकते हैं। चलो सच सच बता दो कि तुम कौन हो। और ये दोनों एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, लेकिन ये लोग जिस एंगल के अंदर खड़े थे उसे देख के कुछ गलत भावना की बू आ रही थी, जो कि यहाँ पे पेरेंट्स को महसूस हो रही थी। मदर आगे से कहती है रोको इससे पहले कि ये और कुछ भी करने लगे। जिसके बाद वो यहाँ पे फादर से कुछ कहती है। वहीं पे ये दोनों एक दूसरे को अभी भी घूरे जा रहे थे। मोना आगे से कह रहे थे कि हाथापाई से हम लोग कुछ बातचीत कर सकते हैं। उधर में फादर सौजियान को ऊपर बुलाते हैं। सौजियान ऊपर जाता है तो फादर आगे से यहाँ पे एक एनवेलप बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर कुछ पैसे थे जो कि शगुन के तौर पे दिए जाते हैं। इनके होगा कुछ रिवाज विवाज, अपने में भी तो है, पैसों के लिए हम लोग किस हद तक चले जाते
जाते हैं, नाचने तक लगते हैं। वहीं पे सौजियन इस एनवलप को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि इसके अंदर पैसे हैं जो कि यहाँ पे मोना के लिए हैं, लेकिन वो देगा नहीं। वह वफादार सौजियन से कहते हैं ये एनवलप देने से पहले खोल के चेक कर लेना, इसके अंदर कुछ खास है तुम्हारे लिए। वो पे मोना उन दोनों को देख रहे थे और उसे कुछ दाल में काला लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे लाल लिफाफा देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये ट्रेडिशन है। जब भी एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से पहली बार मिलती है तो पेरेंट्स यहाँ पे गर्लफ्रेंड को एक लाल लिफाफा देते हैं जिसके अंदर मीटिंग गिफ्ट रहता है, जिसके अंदर पैसे या फिर चेक वेक हो सकता है। वही पे मोना ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसको भी ये अवसर मिलेगा, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पैसों को कौन ही मना कर सकता है। जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं और सौजियान से कहते हैं कि मोना का ख्याल रखना। जिसपे सौजियान नीचे आते हुए मन के अंदर सोचता है ख्याल तो मैं रख लूंगा, लेकिन दरिया दिली नहीं देख पाऊंगा। वहीं पे मोना काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि पैसे जो मिलने वाले थे, लेकिन सौजियान नीचे आते हैं, यहाँ पे लिफाफे को अपने जेब के अंदर डाल लेता है और आगे से कहता है कि जाओ तुम्हारा काम खत्म हुआ। मोना आगे से चीखते हुए कहती है कि वो मेरा पैसा है। तो इस पे सौजियान आगे से कहता है तुम्हारा पैसा है? वो पैसा मेरे पेरेंट्स का है जो कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए है, और तुम इम्पोस्टर हो, बहरूपिया हो तुम। मोना उसे कहती है कि फालतू में पंगाडर हो, मैं कोई लियान वियान नहीं हूँ, धो के चली जाऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद सौजियन यहाँ पे पता नहीं कुछ बुरा बोलता है और वो मोना से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगी, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अपनी एज कंट्री से एक इविल स्क्रप्चर बाहर निकालोगी, जिसके बाद ये बोलोगे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मेरे पेरेंट्स तुम्हारे हैं, मेरा घर तुम्हारा है। जिसके बाद वो इसी तरीके से यहाँ पे एज कंट्री के लिए कुछ बुरी बातें बोलने लगता है। बेसिकली रेसिज्म वाली चीजें हैं जो इसे क्रिटिसाइज करने के लिए बोला जाता है, जिससे मोना सच में ऑफेंड भी हो जाती है। जिसके बाद वो अचानक से नाइफ को बाहर निकालती है और सौजियन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन सौजियन उसको ब्लॉक कर लेता है और उसे भी कुछ यहाँ पे गड़बड़ नजर आ रही थी। एक बार को तो सौजियन को ये लगता है कि यहाँ पे मोना मूनलाइट ऑर्गेनाइजेशन से नहीं है। वो फिर मोना सौजियन से कहती है कि थोड़ा जबान संभाल के बोला करो यार, इतनी ज्यादा लंबी जबान न रखो। सौजियन हम लोगों को बताता है कि जो कंट्री एच है वो एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस कंट्री है, वहाँ के जो रहने वाले होते हैं वो काफी ज्यादा फेथफुल होते हैं। इसलिए जो मूनलाइट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यहाँ पे बिल्कुल अलग नहीं है, वो भी लोग काफी ज्यादा फेथफुल होते हैं और यहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए उन्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा चीजों से होके गुजरना पड़ता है। एक तरीके से उन्हें यहाँ पे चुनने के लिए एंसेस्टर बुलाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे उनके फेथ को देख के उन्हें चुनते हैं। और क्योंकि यहाँ पे सौजियन ने इतने ज्यादा बेइज्जती की है उन लोगों की रिलीजन की, लेकिन यहाँ पे जो मोना है कोई भी किलिंग इंटेंट रिलीज नहीं कर रही है। उसने यहाँ पे मोना के सामने ही उसके होली स्क्रप्चर, उसके फेथ और उसके रिलीजन की बेइज्जती की, लेकिन इसके बावजूद मोना को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो फिर मोना उससे कहती है कि देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ आज खेल लिया, आज का हुआ, मैं जा रही हूँ। और फिर सौजियन को एक चीज कंफर्म हो जाती है कि मोना यहाँ पे मूनलाइट ऑर्गेनाइजेशन के कोई डिवोटी फॉलोअर नहीं है। सौजियन एक आखिरी बार उससे पूछता है कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, जिस पे मोना उससे यही कहती है कि ज्यादा जानना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो ज्यादा ना जानो। इतना कहने के बाद वो चली जाती है, ये कहते हुए कि हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। और फिर सौजियन को भी बुरा लगता है कि उसने यहाँ पे मोना की कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी। वो यहाँ पे मूनलाइट ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो यहाँ पे उन्हीं की ही फॉलोअर है। शायद से वो उसकी आंखों से यहाँ पे मिसलीड हो गया। वहीं पे सौजियन ने यहाँ पे पूरी तैयारी करके रखी थी, उसने यहाँ पे एक अलार्म भी लगा दिया था। अगर मोना यहाँ पे 40 मिनट के बाद बाहर न जाती तो फिर यहाँ पे अलार्म एक्टिवेट हो जाता और उनके घर को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती। और यहाँ की पुलिस काफी ज्यादा वफादार है, क्योंकि सौजियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो खुद को अकेले यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए उसे यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए वो गैजेट्स का यूज करता है, जैसे कि अलार्म हो गया वगैरह वगैरह चीजें। इसके बाद सौजियन अपने कमरे के अंदर जाता है और यही सोचता है कि उसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी और अपना प्लान बनाना पड़ेगा। अभी के लिए उसको बस यहाँ पे सौजियन यानी बॉडी ओनर की लास्ट इच्छाओं को पूरा करना है, जिसके बाद वो आगे देखेगा कि वो अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करता है। और फिर वो मोना के बारे में सोचते हुए कहता है कि उसे मोना से भी सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार उसके काम के बीच में आएगी ही आएगी, क्योंकि वो बोल के जो गई है। वहीं पे सौजियन मोना से 2 कदम आगे है। मोना ने यहाँ पे एनवलप चुरा लिया था, लेकिन उसके अंदर जो माल पानी था सौजियन ने उसे बाहर निकाल लिया था। वहीं पे हम लोग मोना को देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने यहाँ पे एनवलप को चुरा लिया है। और वो सौजियन से आगे से कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा, अभी भी तुम मेरे सामने बच्चे हो। लेकिन जब वो एनवलप खोलती है तो अंदर पैसे तो थे नहीं, बस निरोध था, बेसिकली छतरी थी, जिसको देख के यहाँ पे मोना का दिमाग खराब होता और वो चीख के सौजियन का नाम लेती है। जिसके बाद अगला सीन डिस्ट्रिक्ट 26 का होता है, जहाँ पे हम लोग एक इलीगल फाइट को देखते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे पैसा ही लगाया जा रहा था, लेकिन जो टकलू अपोनेंट था वो यहाँ पे बाल वाले के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। बाल वाला अपोनेंट हम लोगों को बताता है कि वो टकलू के सामने बिल्कुल भी नहीं जीत सकता है, उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे एक मॉन्स्टर की तरीके है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो यहाँ पे मैच हार जाएगा और मारा जाएगा वो। खैर इसके बाद राउंड खत्म हो जाता है तो इसकी जान बच जाती है, जिसपे वो टकलू ओपोनेंट भी काफी ज्यादा निराश था। वहीं जो बाल वाला ओपोनेंट था वो मन के अंदर यही सोचता है कि वो यहाँ पे हार नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वो अपने साथी को बुलाता है और उससे कहता है कि वो चीज एक्सेप्ट करेगा, जिसपे उसका साथी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे रेड पिल्स को देखते हैं। अब मैं इनके बारे में क्या ही बताओ, तुम इनका सीधा एक्शन ही देखो। अपोनेंट जैसे ही यहाँ पे रेड पिल्स को खाता है तैसे ही राउंड शुरू हो जाता है। वही जो टकलू वाला अपोनेंट था उसे भी महसूस हो रहा था कि उसका अपोनेंट अब यहाँ पे थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है। राउंड शुरू होते ही अपोनेंट तेजी के साथ आगे बढ़ता है और एक पंच टकलू के ऊपर दे मारता
जाता है। अब यहाँ पे तख्ता पलट चुका था। पिल्स की वजह से यहाँ पे बालों वाली अपोनेंट की स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस जो भी कुछ था वो एकदम हाई लेवल पे चला जाता है और वो टकलू अपोनेंट को इजीली यहाँ पे डोमिनेट करने लगता है। जिसके के बाद वो टकलू को पकड़ता है और उसे नीचे गिरा लेता है, जिसके बाद मुंह से पे घूसे भर देता है उसके अंदर। वहीं पे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि ये देख के काफी ज्यादा खुश था क्योंकि इसी ने यहाँ पे रेड पिल प्रोवाइड की थी। जबकि किनसंग ने इसे साफ कहा था कि डिस्ट्रिक्ट 26 के अंदर कोई भी ड्रग आना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ये ले आया। इसलिए इसका जो साथी था वो आगे से कहता भी है कि अगर किनसंग को इसके बारे में पता चला तो हम लोग क्या करेंगे। जिसपे जियांग आगे से कहता है कि हर किसी की वीकनेस होती ही होती है, इसलिए किनसंग के पास भी कोई वीकनेस होगी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि किनसंग भी पीछे नहीं था, उसने भी यहाँ पे अपना एक बंदा लगा के रखा था जो कि यहाँ पे किनसंग को बता देता है कि रेड पिल के बारे में पूरी बात सही थी, मैच पहले से ही फिक्स था। जिसपे किनसंग आगे से कहता है ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद वो आगे से नजारा देखते हुए कहता है कि रात काफी ज्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद हम लोग किनसंग को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के पास आता है। यहाँ पे पूरी फैमिली नहीं थे लेकिन कुछ कैरेक्टर्स है जिनके बारे में तुम लोग जान लो। ये जो बुड्ढा है जो कि यहाँ पे सुट्टा फूक रहा है, इसका नाम किन डेसंग है जो कि यहाँ पे डेसंग ग्रुप का फाउंडर भी है और साथ में डेसंग ग्रुप का चेयरमैन भी, और एक किनसंग का फादर भी है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लड़की को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे किनसंग से कहती है कि तुम पूरी दुनिया इधर उधर कर रहे हो, कितना ज्यादा बिजी हो तुम। इसका नाम किन साओयांग है और यही वो सेकंड लेडी है जिसके बारे में स्टेप मदर ने बताया था, और ये किन फैमिली की ग्लोरियस एंटरटेनमेंट की प्रेसिडेंट है। किनसंग इन लोगों को बताता है कि वेस्ट से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से खिसक लो एकदम धीरे धीरे करके। जिसपे साओयांग आगे से कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो भाई, मैं अभी वहाँ पे सेटल होना शुरू किया और तुम चाहते हो कि मैं वहाँ से दोबारा निकल लूं। फादर समझदार थे, उन्हें पता था कि किनसंग का क्या मतलब है। वो पूछता है कि तुम जियांग फैमिली के साथ भिड़ने वाले हो क्या। जिसपे किनसंग आगे से बताता है कि अभी नहीं, लेकिन वो तैयारी जरूर करेंगे, और वो इन्हें बता देता है कि रेड पिल वेस्ट के अंदर आ चुकी है। जब तक उन लोगों को कुछ पता नहीं चलता तब तक सब कुछ यहाँ पे अननोन है। साओयांग उससे पूछती है कि ये नया ट्रैक किस टाइप का है और ये कैसे काम करता है। किनसंग आगे से बताता है कि उसे बस इतना पता है कि ये काफी ज्यादा सिलुमेटिंग है और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव, यानी कि लत लग जाती है तुरंत ही। ऐसा बोला जाता है कि इसका जन्म यहाँ पे एच कंट्री की मिलिट्री साइट्रोपिक ने बनाया था इसको, जो दिल और दिमाग की नसों के ऊपर काफी ज्यादा जोर डालती है। लेकिन ये ड्रग काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए कई सारे लोग इसे खरीदते हैं और इसका प्रॉफिट काफी ज्यादा हाई जा चुका है। और इतने समय ये ड्रग डीलर्स के लिए सबसे बड़ी अटेंशन में से एक है। प्रॉफिट का नाम सुन के तो साओयांग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तो किनयांग उसके हिंदी में समझा देता है कि प्रॉफिट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, ड्रग यहाँ पे बैन है तो बैन रहेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट 26 का रूल है। इसमें साओयांग आगे से कहती है ठीक है भाई, तुम्हारा मुंह क्यों बन जाता है, एकदम गुस्से में आ जाते हो, चुपचाप खाना खाओ। जिसके बाद वो लोग खाना खाने लगते हैं। वैसे सिंसिप्टो के साओटियान के ऊपर आता है। शायद से मैं इसका शुरुआत में किंटियान बता रहा था लेकिन मैंने साओटियान कर दिया। अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। हम लोग साओटियान को देखते हैं जो कि लियान और उसके लौंडों की यहाँ पे खातेदारी ले रहा था। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यूजलेस हो, साला एक बंदे को नहीं निपटा पाए। इसके बाद वो उन लोगों को इसी तरीके से खड़ी खोटी सुनाते रहता है और चिल्लाते रहता है। उतने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जियांग आता है जो उससे कहता है धीरज रखो यार, तुम तो मेरी दुकान ही बर्बाद कर दोगे। और फिर साओटियान जैसे ही जियांग को देखता है तो ये भीगी बिल्ली बन जाता है और उसको फुल इज्जत दे रहा था। जिसपे जियांग उसे कहता है कि यार मैं तुम्हें बचपन से देख रहा हूँ, मुझे बड़ा भाई बुलाओ बस, कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो साओटियान से पूछता है कि तुम्हारी कोई दिक्कत है क्या, इतना ज्यादा भड़की हुए हो। जिसपे साओटियान जियांग को सारा मैटर बताता है तो जियांग उससे कहता है कोई बात नहीं यार, अगर हम दोनों एक साथ मिल जाए तो फिर किसी को भी यहाँ पे इजिली टेक डाउन कर सकते हैं। जिसके बाद वो साओटियान को यहाँ पे वही चीज दिखाता है जिसके लिए यहाँ पे उसके बड़े भाई ने मना किया था, रेड पिल्स का जलवा। जियांग यहाँ पे साओटियान को लपेटे में लेते हुए बताता है कि ये फाइट काफी ज्यादा इजी जा रही थी, जहाँ पे अपोनेंट हार रहा था, लेकिन अचानक से उसने यहाँ पे मैच का पूरा तख्ता ही बदल दिया। वह जो टकलू अपोनेंट था उसका नाम यहाँ पे चाचाई था। इसीलिए साओटियान जियांग से पूछता है कि वो तो अंडरवर्ल्ड का यहाँ पे सबसे बढ़िया बॉक्सर था ना, वो ऐसे कैसे हार सकता है। जिसपे जियांग आगे से वही 3 रेड पिल बाहर निकालता है, ये कहते हुए कि कुछ भी पॉसिबल नहीं और सब कुछ पॉसिबल है। जिसके बाद सिंसिप्टो के साओजियान पे आ जाता है जहाँ पे लड़की अब उसे नोटिस करने लगी थी, छवि परिवर्तन जो हो गया है। लेकिन साओजियान जब अपनी क्लास की तरफ जा रहा था तभी उसके सामने यहाँ पे लियान और बाकी सभी लोग आ जाते हैं जो कि उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। साओजियान उन्हें देख के कहता है कि यार तुम लोग तो मेरे पिछवाड़े में ही घुस चुके हो, चैन से जीने तक नहीं देते। जिसके बाद वो लियान से कहता है कि गर्दन अभी भी दर्द करती है कि नहीं करती है, कि दोबारा मारूं। इस पे लियान भी अपने फालतू के डायलॉग्स मारता है कि आज तो तू नहीं बचने वाला। और फिर सभी लोग भी यहाँ पे इन लोगों को जानते थे और साओजियान को भी कि उसने बर्गर खाया था जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन था। सॉरी ब्रो, मजाक करने की गंदी आदत है। साओजियान अभी भी इन लोगों को सीरियस नहीं ले रहा। वो उन लोगों से कहता है कि कल खर्चा पानी दिया था, आज दोबारा लोगे क्या? ये सब कुछ इन्फिनाइट लूप की तरीके चलता रहेगा कि मैं तुमको पीटूंगा फिर तुम दोबारा आओगे, कहीं फेटिस तो नहीं है तुम लोगों को मार खाने की? जिसपे लियान उन लोगों से कहता है कि खड़े क्या हुए, मारो जाके, फालतू की लाइनें सुन रहे हो। इस पे वो सभी यहाँ पे साओजियान के ऊपर टूट पड़ते हैं तो साओजियान भी आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके फाइट करने के तरीके कुछ ज्यादा ही ब्रूटल है। इसे जैसे ही पता चलता है कि ये पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है और यहाँ पे फाइट करना इजी होगा, सॉरी इजी नहीं होगा, तो ये तुरंत ही बिल्डिंग को तोड़ के दूसरी साइड में घुस जाता है, नहीं दूसरे रूम के अंदर। और क्योंकि यहाँ पे 2 दरवाजे हैं तो ये दोनों दूसरे दरवाजों की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहीं पे साओजियान एक के पीछे ही छुपा हुआ था, इसलिए जैसे ही यहाँ पे कोई बंदा आता है तो वो उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है और उसे दोबारा नीचे गिरा देता है। दूसरा बंदा जो उसके
उसके पीछे आ रहा था वो उसकी आंख के अंदर अपनी उंगली घुसा देता है और उसे यहाँ पे जन्नत दिखा देता है। जिसके बाद पीछे वाले दरवाजे से 2 और लोग आ रहे थे तो साउजियन भागते हुए उनकी तरफ जाता है और उनको भी यहाँ पे जन्नत दिखा देता है थप्पड़ और घूसे मार के। जिसके बाद उसी तरह भागते हुए लियान के पास जाता है और उसके ऊपर भी घूसा मार के उसे चांद सितारे दिखा देता है और एक ही घूसे में ये ढेर हो जाता है। वहीं पे साउजियन उससे कहता है कि तुम मुझे बार बार परेशान क्यों करते हो, मुझे बस आराम से पढ़ाई करने दो और चैन से जीने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुमसे। वहीं पे साउजियन जानबूझ के यहाँ पे सभी लोगों के सामने बेचारा बन रहा था, ये कहते हुए कि तुम लोग मुझे यहाँ पे बेइज्जत करते रहते हो, हमेशा बुली करते रहते हो, हमेशा मारते पीटते रहते हो। और वो मन के अंदर सोचता है अगर वो इस तरीके की इमेज बना लेगा तो फिर उसे फ्यूचर में यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ऐसी चीज फ्यूचर में दोबारा ना हो, ऐसा मैं क्या करूँ कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो। उतने में हम लोग लियान को देखते हैं जो कि आगे से रेड पिल कंज्यूम कर चुका था, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ, स्टैमिना वगैरह वगैरह सब कुछ बढ़ जाता है और वो साउजियन के ऊपर हमला कर देता है। और उसकी स्पीड को देख के साउजियन भी हैरान था, इसलिए वो सिर्फ ब्लॉक ही कर पाता है लेकिन पीछे खिसक जाता है। उसे भी पता चल गया था अचानक से लियान की स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। वहीं पे साउजियन को ये पूरी तरीके से फेमिलियर लग रही थी, उसे कुछ पुरानी चीजें याद आ रही थी। जिसके बाद लियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है यहाँ पे साउजियन के ऊपर हमला करने के लिए। ऑफ कोर्स उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो काफी ज्यादा यहाँ पे हाई हो गई थी। साउजियन भी यहाँ पे पुराना वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा था, यानी राइट लेफ्ट एंड फ्रंट किक, लेकिन वो भूल गया था कि पिल की वजह से यहाँ पे दिमाग भी थोड़ा सा सक्रिय हो गया है, इसलिए वो अलग मूव इस्तेमाल करता है जो कि यहाँ पे साउजियन के मुंह के ऊपर जा लगता है तो वो धड़ाम से दूर जाके गिरता है। और मुंह की खाने के बाद में उसे पता चलता है कि अचानक से यहाँ पे लियान की जो स्ट्रेंथ है, जो स्किल्स है, वो यहाँ पे कई ज्यादा लेवल ऊपर जा चुकी है। जिसके बाद वो दोबारा अटैक को डॉज करता है और मन के अंदर यही सोच रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वो यहाँ पे हारा जाएगा। वहीं पे लियान को मजा आ रहा था तो वो पागलों की तरीके यहाँ पे साउजियन के ऊपर हमला करते ही जा रहा था और साउजियन उनको डॉज कर रहा था, लेकिन हर एक हमले के बाद में लियान की जो स्पीड थी वो यहाँ पे दुगनी होती जा रही थी और स्ट्रेंथ भी बढ़ते हुए जा रही थी। हम लोग साउजियन को देखते हैं जो कि आगे से हाथों में नकल पहन लेता है, वही लोहे वाला नकल, जिसकी मदद से वो लियान को हिट तो करता है लेकिन लियान के ऊपर इसका भी कुछ असर नहीं होता, उसका डिफेंस भी यहाँ पे हाई हो गया था। वही पे जब साउजियन इस तरीके से फाइट कर रहा था तो फिर उसे यहाँ पे लियान के अंदर से किसी तरीके की महक आ रही थी जो कि रेड ब्लड मिस्ट की महक थी, जिसके के चलते उसका थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है और उतने में ही यहाँ पे लियान को मौका मिल जाता है तो वो साउजियन के ऊपर एक किक मारता है और लात खाने के बाद में उसका दिमाग चलता है। वो हम लोगों को बताता है कि साउजियन की जो बॉडी है वो यहाँ पे काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए लगातार उसका जो यहाँ पे स्ट्रेंथ इंडोरेंस रिएक्शन है वो लगातार नीचे गिरते जा रहा है। लेकिन वहीं पे लियान की स्ट्रेंथ लगातार बढ़ते हुए जा रही है और एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट इस तरीके की पावर यहाँ पे कैसे इकट्ठा कर सकता है, ये तो नामुमकिन है। जिसके बाद वो हम लोगों को रेड पिल की ओरिजिन के बारे में बताता है। वो शुरुआत करता है हान्या से, जो कि यहाँ पे किस ऑफ द मून गॉडेस का नाम है, जिसको एच कंट्री से यहाँ पे पैदा किया गया था और ये उनकी एक सीक्रेट मेडिसिन है जिसको यहाँ पे एच कंट्री की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स यूज करती है। साउजियन हम लोगों को इतने समय एबिलिटी के बारे में बता रहा है जो कि यहाँ पे एच कंट्री की स्पेशल फोर्स यूज करती है। खैर ये जो एबिलिटी होती है वो यहाँ पे यूजर की फिजिकल फंक्शन को काफी ज्यादा एनहांस कर देती है और उनके वायलेंट रीजन को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे उनकी जो कॉम्बैट एबिलिटी होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यूजर का जो फेस होता है वो एबनॉर्मल तरीके से बदल जाता है। इसलिए इसको यहाँ पे हान्या बुलाया गया है जो कि उस फेस मास्क के तरीके दिखता है। हान्या के फेस मास्क का नाम होता है फिर डीमन का, जो कि जापान से आया है, पता नहीं मुझे। हम लोग साउजियन को देखते हैं जो कि अभी भी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और उसे पता चलता है कि उसकी 2 पसलियां टूट चुकी है। अगर फाइट ऐसे ही चलती रही तो फिर हान्या का इफेक्ट खत्म होने से पहले ही साउजियन खत्म हो जाएगा और तब जाके साउजियन को समझ में आ जाता है कि साउजियन की जो बॉडी है वो उसके हिसाब से नहीं है, उसे और भी ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तब वो कहीं जाके अपनी बॉडी की असली पावर को यूज कर पाएगा। साउजियन हम लोगों को बताता है लेकिन अभी भी सिचुएशन पूरी तरीके से होपलेस नहीं हुई है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर सिर्फ साउजियन ही एक ऐसा पर्सन है जो कि हान्या यूजर की वीकनेस के बारे में काफी अच्छे से जानता है। हान्या का जो इफेक्ट होता है वो यहाँ पे यूजर के कॉम्बैक्ट फंक्शन को पूरी तरीके से इनहेंस कर देता है और यही उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि हान्या यहाँ पे बॉडी के जो पेन रिसेप्टर यानी कि दर्द महसूस करने की जो क्षमता होती है उसको भी दुगना कर देता है और ये एक फंडामेंटल रीजन भी है जो कि यहाँ पे यूजर को ताकतवर बना देता है कॉम्बैक्ट के मामले में, क्योंकि इस वजह से वो लोग यहाँ पे एनिमी के डर को भूल जाते हैं। ये कैसा रीजन हुआ? अभी दर्द हो रहा है तो फिर तुम और ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। आई मीन हाँ, कभी कभी तो काम करते ही ये चीज। समय के साथ साथ यूजर का जो पेन सेंसेशन होगा वो लगातार बढ़ता ही रहेगा जब तक वो पूरी तरीके से गायब नहीं हो जाता और इसी वजह से यहाँ पे जो यूजर है वो धीरे धीरे करके कॉम्बैक्ट के जो क्रूशियल एस्पेक्ट होता है उनको भूलता जाएगा, जैसे कि अवेयरनेस, खतरा और लड़ाई का असली मकसद यहाँ पे सिर्फ फाइट मरते दम तक नहीं करना होता बल्कि जीतना होता है। जितने भी तौर तरीके उन सभी का इस्तेमाल करो जिंदा रहने के लिए, ना कि मरने के लिए। जिसके बाद साउजियन छलांग लगाता है और वो यहाँ पे लियान की पीठ के ऊपर एक पंच मारता है और उसके पंच का जो इम्पैक्ट था वो सीधा यहाँ पे लियान के दिल के ऊपर जाता है, जिससे यहाँ पे दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसी वजह से यहाँ पे जो लियान था वो यहाँ पे रेड पिल के असर से आजाद हो जाता है और बेहोश हो जाता है दर्द की वजह से। लेकिन इतना ज्यादा भारी फाइट करने की वजह से साउजियन भी काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो भी तुरंत ही बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे साउजियन जब बेहोश हुआ था तो फिर वो यहाँ पे अपने पास्ट में चला गया था, यानी पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा था जब उसका पहली बार यहाँ पे हान्या फैक्ट्री से सामना हुआ था। जब वो अपोनेंट से फाइट कर रहा था वो पूरी
तरीके से यहाँ पे बिना किसी फियर और पेन की फाइट कर रहे थे। उनको ना ही दर्द महसूस हो रहा था, ना ही वो थकते जा रहे थे। उन्हें बस एक ही चीज से मतलब था, वो था कॉम्बैक्ट। हालांकि साओ जियान लगातार फाइट करते हुए जा रहा था और उनको निपटाते हुए जा रहा था बिना किसी दिक्कत के। उसको ये लग रहा था कि ये फाइट एकदम रोबोट्स के साथ में है, जैसे कि वो किसी रोबोट से फाइट कर रहा हो। उतने में एक बंदा उसके ऊपर नाइफ से अटैक करता है, तो साओ जियान उसको यहाँ पे ब्लॉक करता है और तभी यहाँ पे उसका साथी आता है जो कि उस बंदे को शूट करके उसे निपटा देता है। साओ जियान पीछे मुड़ के देखता है तो ये उसका साथी टॉमी था, जो कि उसको बताता है कि ये लोग पूरी तरीके से अजीब है, ये पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। साथ ही में वो ये भी देख के हैरान हो गया था कि यहाँ पे साओ जियान ने अकेले ही इतने सभी हानिया को निपटा दिया था, यानी कि उन सभी लोगों को। साओ जियान उसको बताता है कि ऐसा लगता है कि एनिमी ने एक नया मेंटल ड्रग डेवलप किया है, जो कि यहाँ पे यूजर को उनकी लिमिट्स पार करने की एबिलिटी देता है, जिससे वो और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। साओ जियान जब इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहा था तो फिर टॉमी पीछे से साओ जियान के ऊपर हमला करता है और उसकी पीठ के अंदर छुरा घुसा देता है। और ये टॉमी वही बंदा है जिसने यहाँ पे साओ जियान की पूरी टीम को यहाँ पे निपटा दिया था और आखिर में उसके सर के ऊपर गोली मारी थी। इसी सपने को याद करते हुए साओ जियान की आंखें खुल जाती हैं और वो जाग जाता है। हालांकि जब उसकी आंखें खुलती है तो फिर उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे साओ जियान के मदर एंड फादर आए थे, जो कि यहाँ पे स्कूल के ऊपर चढ़ गए थे और उन लोगों ने पूरी चढ़ाई कर रखी थी। साओ जियान के फादर साहब कहते हैं कि हमारा बेटे विक्टिम है यहाँ पे और तुम लोग कह रहे हो कि कुछ भी बड़ी बात नहीं है। उसकी मदर आगे से कहती है कि यहीं पे ही रोना धोना चालू कर दूंगी, मीडिया को बुला लाऊंगी मैं, अगर उन स्टूडेंट ने यहाँ पे सामने आके माफी नहीं मांगी। तो इस पे प्रिंसिपल आगे से बताता है कि उसने यहाँ पे पहले ही उन सभी स्टूडेंट को एक्सपेल कर दिया है एकेडमी के अंदर से, और इतना काफी होगा हुआंग के लिए, यानी कि साओ जियान के लिए। वह जो प्रिंसिपल था वो आगे से कह रहा था कि अगर वो लोग आगे जाएंगे तो फिर ये उन लोगों के लिए बढ़िया नहीं रहेगा। एक ही माउंटेन अकेडमी के अंदर सिर्फ 2 ही लोग यहाँ पे रह सकते हैं, पहले तो वो जिनके ग्रेड अच्छे रहते हैं और वो पढ़ने लिखने में बढ़िया हो, और दूसरे वो जो कि यहाँ पे अमीर रहते हैं। जिसपे साओ जियान की मदर का दिमाग एकदम फूक जाता है। वो आगे से कहती है कि तुम कह रहे हो कि अगर हम लोग गरीब है तो फिर हमें बुली हो सकते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है। इसके बाद वो आगे से रोने धोने लगते हैं, ये कहते हुए कि उन्हें पहले से ही पता था कि जब साओ जियान यहाँ पे चोट खा के आके था तो फिर वो झूठ बोलता था कि उसे मिलिट्री ट्रेनिंग से चोटें लगी हैं। वो प्रिंसिपल आगे से कह रहा था कि वो लोग यहाँ पे जिम्मेदारी उठाएंगे भाई, वो लोग पक्का करते हैं कि यहाँ पे साओ जियान को अब कोई भी परेशान नहीं करेगा। अगर इतना भी काफी नहीं है तो वो लोग यहाँ पे साओ जियान को डिस्ट्रिक्ट 1 के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जहाँ पे सबसे बढ़िया कैंपस है। जिसके बाद वो लोग साओ जियान को और भी कई सारी चीजें ऑफर कर रहे थे, जैसे कि ग्रेजुएशन के बारे में डायरेक्ट नौकरी, वो भी इलाइट कंपनी के अंदर। लेकिन उन दोनों का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो लोग आगे से भड़कते हुए कहते हैं कि हमें चाहिए अपोलॉजी, वो भी पब्लिक के सामने, अगर ज्यादा कुछ बोला तो मीडिया भी यहाँ पे आ जाएगी। जिसपे प्रिंसिपल आगे से कहता है कि जब साओ जियान उठेगा तो वो लोग यहाँ पे एक फॉर्मल अपोलॉजी मांग लेंगे, यानी कि खड़े होके माफी। लेकिन वो लोग आगे से ये भी नहीं मान रहे थे। वो आगे से कह रहे थे कि स्टूडेंट को बुलाओ, वो लोग यहाँ पे सभी लोगों के सामने माफी मांगेंगे, नहीं तो वो लोग। लेकिन उतने में ही साओ जियान उठ जाता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि जाने दो, उन लोगों ने शुरू किया था और वैसे भी उसे यहाँ पे ज्यादा चोट नहीं लगी है, बल्कि वही लोग ज्यादा चोट खाए हैं। अब बस स्कूल को जो करना है वो करने दो। वो इन लोगों से यही बोल रहा था कि यहाँ पे सब कुछ मामला ठीक हो जाएगा, बाकी लोगों को सजा मिल चुकी है, वो इस मामले को और भी ज्यादा खींचना नहीं चाहता। उसे अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, तो फिर वो और ज्यादा परेशानी नहीं चाहता है। लेकिन उतने में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो नर्स थी वो आती है और उन लोगों से कहती है कि बाहर जाओ यार, तुम लोग पेशेंट को आराम भी करने नहीं देते, और वो उन लोगों के सामने ही दरवाजा बंद कर देती है। इससे तो वो सभी लोग भी हैरान थे कि साला हमारे कॉलेज के अंदर हमें घर से भगाया जा रहा है। खैर हम लोगों को पता चलता है कि ये कोई नर्स वर्स नहीं थी, ये हमारी मिस मोना थी। साओ जियान उससे कहता है कि सभी लोग जा चुके हैं, नौटंकी बंद कर दो तुम। इससे तो मोना भी हैरान हो जाती है कि साओ जियान को पता चल गया कि वही यहाँ पे मोना है। जिसके बाद वो उससे पूछती है कि मेरी नई स्किन कैसी लग रही है। और फिर साओ जियान मन के अंदर सोचता है अगर मोना ने यहाँ पे अपनी आवाज और फुट स्टेप को पूरी तरीके से छुपाया ना होता तो वो भी उसको यहाँ पे पहचान ना पाता। अमीन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। साओ जियान डायरेक्ट उससे पूछता है कि क्या करने के लिए आई हो। तो मोना आगे से नौटंकी करते हुए कहती है कि 1 हफ्ता भी नहीं हुआ हम लोगों को मिले हुए और तुम पहले ही मुझसे इतना ज्यादा रूड हो गए। फिर इसके बाद वो दरवाजा खोलती है और यहाँ पे साओ जियान को बताती है कि इस बार वो उसे मिलने के लिए नहीं आई है, कोई और मिलने के लिए आया है, जो कि यहाँ पे किनसेंग था। वहीं पे साओ जियान जैसे किनसेंग को देखता है तो वो तुरंत उसको यहाँ पे पहचान लेता है। किनसेंग यहाँ पे साओ जियान से मिलता है और वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पे साओ टियान का बड़ा भाई हूँ। साओ जियान को किनसेंग के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था और मैंने भी तुम्हें बता दिया, तो दोहराने की जरूरत नहीं है। हाल बस साओ जियान को यह जरूर पता चलता है कि यहाँ पे मोना है वो यहाँ पे साओ जियान के लिए ही काम करती है, इसलिए वो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी। लेकिन उसकी जो असली आइडेंटिटी है वो अभी भी अननोन है। किनसेंग यहाँ पे कोई भी मजाक मस्ती करने के लिए नहीं आया था। वो डायरेक्ट यहाँ पे साओ जियान से कहता है कि उसे पता है कि उसके भाई ने उसके साथ क्या किया है और ये उसकी गलती है, लेकिन अब से उसका भाई उसे यहाँ पे परेशान नहीं करेगा, वो उसे कुछ ही दिनों के अंदर ही अब्रॉड भिजवा देगा। जिसके बाद वो अपने पास से एक कार्ड बाहर निकालता है जिसका अकाउंट यहाँ पे साओ जियान की इन्फॉर्मेशन को यूज करके बनाया गया था, यानी कि ये उसी का ही अकाउंट कार्ड है जिसके अंदर कुछ पैसे थे, पैसे क्या कुछ ज्यादा ही पैसे थे, और वो ये सारे पैसे कंपनसेशन के तौर पे दे रहा था। साओ जियान उसे बोलता है अगर मैं इसे एक्सेप्ट ना करूँ तो, जिसपे किनसेंग आगे से कहता है कि
ये कोई ऑप्शन नहीं है। उसने पहले यहाँ पे अपने भाई को अब्रॉड भेजने की तैयारी कर दी है। वो कुछ ही दिनों के अंदर ही दूसरे देश चला जाएगा। वहीं पे जो मोना थी वो कार्ड को अपने पास रख लेती है। समझ गए ना क्यों? वो तुम्हें पता है। किनसे कैसे चला जाता है ये कहते हुए कि तुम्हें पासवर्ड पता चल जाएगा जब मेरा भाई यहाँ से चला जाएगा। और फिर साउजियन उसे कहता है कि तुम पैसे ऑफर करके यहाँ पे उस नफरत को मेरे दिल से नहीं मिटा सकते जो मेरे अंदर तुम्हारे भाई की वजह से भरी पड़ी है। किनसे उसे कहता है कि उसे पता है कि उसके पास कुछ ट्रिक्स है, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा बेहतर नहीं है कि उसके ऊपर काम करे। अगर वो यहाँ पे अपने बारे में नहीं सोच रहा है तो कम से कम अपनी फैमिली के बारे में तो सोचे। जिसपे साउजियन को समझ में आ जाता है कि ये उसको यहाँ पे उसकी फैमिली की धमकी दे रहा है, लेकिन साउजियन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हुए भी उसके भाई को यहाँ पे सबक सिखा ही देगा। वो उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद किन से क्या से निकल जाता है ये कहते हुए कि मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। और वो मोना से कहता है कि इसका अच्छे से ख्याल रखना, वरम पट्टी करवा देना। जिसपे मोना दोबारा पप्पी के अंदर बदल जाती है और आगे से बोलती है यस मास्टर। जिसके बाद वो पीछे मुड़ती है और वहाँ पे साउजियन से कहती है कि हम लोग कुछ बात करें मिस्टर बॉयफ्रेंड। साउजियन उससे आप कहता है कि पासवर्ड और मनी यहीं पे छोड़ के जाओ और हम लोग अपने काम से मतलब रखेंगे। और वो प्रॉमिस करता है कि वो किसी को भी किसी बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। जिसपे मोना काफी ज्यादा निराश हो जाती है। वो आगे से कहती है कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके अपने हनीमून का पैसे बचाया और तुमको बस मेरा बैंक अकाउंट चाहिए। कितने ज्यादा हार्टलेस हो तुम, लेकिन कर भी आ सकते हैं। तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से तुम्हारे हालात कुछ ज्यादा ही खराब है और तुम्हें सच में किसी की जरूरत है जो तुम्हारा ख्याल रखे। जिसके बाद वो उंगलियों को चिटकाते हुए कहती है कि थोड़े बहुत मसाज की जरूरत तो है तुमको। जिसपे साउजियन आगे से कहता है कि 10,000 में कुछ काम बनेगा क्या? जिसपे मोना उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं 10,000 के लिए यहाँ पे अपने एम्प्लॉयर को धोखा दे दूंगी क्या? जिसपे साउजियन आगे से कहता है कि बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया। और अगर ये फॉर्मूला तब भी काम ना चले तो फिर इसका मतलब यही है कि पैसे कम बढ़ रहे हैं, थोड़े से और देने पड़ेंगे। इसके बाद साउजियन यहाँ पे मोना से कहता है कि चलो हम लोग एक डील करते हैं, तुम मेरे लिए कुछ करो और कार्ड के अंदर जितने भी पैसे हैं वो तुम रख लो, मुझे कोई नहीं चाहिए एक भी रुपया। इसको तो मोना भी हैरान थी। वो आगे से कहती है कि चला बताओ क्या करना है। जिसके बाद अगला सीन कुछ महीने या फिर कुछ हफ्तों के बाद का होता है। हम लोग साउजियन को देखते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहा था और इसकी प्रैक्टिस कुछ ज्यादा ही कड़ी चल रही है। वहीं पे ये छलांग मार के पता नहीं कुछ तो कहीं पे फेंकता है, लेकिन काफी ज्यादा दूर जाता है। और इसकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करवाने वाली और कोई नहीं हमारी मोना थी। वहीं पे मोना हम लोगों को बताती है कि साउजियन अगले 2.5 महीनों तक यहाँ पे लगातार इंटेंस ट्रेनिंग किया है, लेकिन इसके बावजूद उसने गिव अप नहीं किया। शुरुआत में उसे यही लग रहा था कि साउजियन यहाँ पे गिव अप कर देगा। इसके बाद हमें 2.5 महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साउजियन ने मोना से यही बोला था, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पर्सनल ट्रेनर हो और कार्ड के अंदर जितना भी पैसा है वो तुम्हारा होगा अगले 3 महीनों तक। मोना उसे पूछती है कि इसका क्या मतलब है, जिसपे साउजियन उसको बताता है कि तुम यहाँ पे स्पेशल फोर्स स्टैंडर्ड्स का मेथड इस्तेमाल कर सकते हो मुझे ट्रेन करने के लिए। इसमें बस एक ही कंडीशन है कि तुम मेरे पर्सनल फ्रीडम के बीच में उंगल नहीं करोगी। अगर मैं छुट्टी लूंगा तो फिर तुम मना नहीं करोगी, चुपचाप मान जाओगी। मोना उसे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर मैं तुमको बेवकूफ दिखाई देती हूँ? अगर मैंने तुम्हें कुछ सिखाया और तुम यहाँ पे दोबारा किंडियन के पीछे चले गए और उसकी गुद्दी तोड़ दी तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी यार। जिसपे साउजियन आगे से उसे QR कोड दिखाता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गारंटी में उसने कुछ भी नहीं, बस यहाँ पे पैसे दिए थे। और पैसों को देख के मोना भी खुश हो जाती है क्योंकि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। बेसिकली वो मोना को पैसे दे रहा था, लेकिन इस तरीके से जिससे यहाँ पे ना ही किनसे को पता चलेगा कि उसने यहाँ पे साउजियन से पैसे लिए हैं। ये देख के मोना भी हैरान है कि साउजियन करना क्या चाहता है जो वो इस तरीके की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे पूछ रहा है। जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट पे आ जाते हैं जहाँ पे साउजियन मोना से बोलता है कि लाइव कॉम्बैट का एक और सेट करते हैं ना, मुझे लगता है कि मेरी रिएक्शन स्पीड अभी भी बेहतर हुई है। जिसपे मोना नीचे आती है, साउजियन से कहती है कि ट्रेनर मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऑर्डर दूंगी ना ही तुम। जिसके बाद वो साउजियन को बताती है कि अगर वो यहाँ पे अभी इस तरीके की ट्रेनिंग करेगा तो फिर उसकी बॉडी को काफी ज्यादा रियल डैमेज हो सकता है। वो उसको धीरज रखने के लिए बोल रही थी क्योंकि इससे यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस डैमेज भी हो सकता है। लेकिन साउजियन आगे से बोलता है कि वो अपनी बॉडी को अच्छे से जानता है, फालतू की बकवास ना करी जाए, सीधा कॉम्बैक्ट सेशन शुरू किया जाए। जिसपे मोना भी आगे से कहती है जैसे तुम्हारी मर्जी। जिसके बाद वो यहाँ पे कॉम्बैक्ट सेशन शुरू कर देती है। बेसिकली वो दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे थे। वहीं पे साउजियन काफी इजीली यहाँ पे मोना के अटैक्स को डॉज कर रहा था, जिसको देख के मोना भी हैरान थी कि साउजियन इतनी जल्दी इंप्रूव कर रहा है। खैर जो भी हो, साउजियन जैसे भी इंप्रूव कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मोना और उसके बीच में गैप काफी ज्यादा बड़ा था। मोना उसे इजीली यहाँ पे टेक डाउन कर सकती थी, इसीलिए साउजियन को फिजिकल ट्रेनिंग की जगह पे अपनी स्ट्रेटेजी का यूज करना पड़ता है। तो इसके बाद वो मोना का पैर पकड़ लेता है। ये देख के मोना भी हैरान थी कि साउजियन ने कब ऐसी ग्राउंड टेक्निक को यहाँ पे सीख लिया, लेकिन मोना के ऊपर वो टेक्निक भी काम नहीं पड़ती है। मोना उसको दोबारा यहाँ पे गर्दन से दबोचती है और नीचे गिरा देती है। देखिए उसकी भी यहाँ पे स्पीड काफी ज्यादा थी। साउजियन को अब यहाँ पे उसकी पकड़ से आजाद होना था, लेकिन ये भी इतना ज्यादा सिंपल नहीं था। और फिर मोना उसे पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी टेक्निक्स अभी भी छुपी हुई हैं। इसके बाद वो साउजियन को इसके सभी टेक्निक्स बताती है कि उसने पहले किक बॉक्सिंग इस्तेमाल की थी, इसके बाद जीत कुंडू, इसके बाद ग्राउंड टेक्निक्स, अब आगे वो क्या यूज करेगा। वहीं पे वो भी अपने मन के अंदर यही सोच रही थी कि यहाँ पे साउजियन ये सभी टेक्निक सीखता कैसे है, क्या वो किसी मार्शल आर्ट मैनुअल से ये सब कुछ सीखता है या फिर उसके मन के अंदर आता है या फिर वो सपना देखता है नई नई टेक्निक्स का। साथ ही में वो कूल एनिमे का रेफरेंस देते हुए ये भी कहती है कि ये मत बोलना
ना कि तुम किसी मांगा प्रोटेगनिस्ट की तरीके हो जिसको यहाँ पे कोई ओल्ड मास्टर पोजेस कर लेता है। उतने में ही सौजियान का फोन बजने लगता है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हें आंसर देना है क्या। सौजियान आगे से कहता है ऑफ कोर्स यार। तो फिर वो उससे कहती है कि इस राउंड की विजेता मैं हुई। वहीं पे सौजियान जब फोन को पिकअप करता है तो फिर सामने से सौटियान बोल रहा था जो कि उससे कहता है कैसन बा। तो सौजियान भी उसकी बेइज्जती कर देता है, ओ ये तो तुम हो, मुझे लगा कि मार खाने के बाद तुम कंट्री भी भाग गए। और फिर वो मन के अंदर सोच रहा था कि मैं इसको ढूंढूंगा कैसे, मैं इस बारे में सोच रहा था, तो सामने से आ गया। इसके बाद वो उसकी बेइज्जती करे जा रहा था ये कहते हुए कि टाके कितने पड़े थे और जो तुम पे क्लच हुआ था हॉस्टल के अंदर उसके बारे में तो पूछो नहीं, मीम वायरल हो चुका है पूरा। और सौजियान के इस तरीके से उंगल करने की वजह से सौटियान का माथा घूम जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे सौजियान को उल्टा सीधा चिल्लाने लगता है ये कहते हुए कि तू बस स्नेक अटैक से ही जीत पाता है और कुछ भी नहीं। जिसपे सौजियान उससे कहता है कि गुस्सा और पावरलेस ऐसा फील होता है जब भी मार खाने को पड़ता है और सामने से तुम कुछ कर ना पाओ। तो फिर सौटियान का और भी ज्यादा दिमाग खराब और भी ज्यादा वो जोरों से चिल्लाने लगता है। वहीं पे उसकी ये सारी आवाजें किनसेंग भी सुन रहा था। सौजियान उससे कहता है मैं तो डर गया यार, तुम तो इतना स्ट्रांग हो, मुझे लगा कि तुम फोन से बाहर निकल के मारोगे। मोना पीछे से सारी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी और उसे सब कुछ सुनाई भी दे रहा था। खैर सौटियान ने यहाँ पे सौजियान को बस गाली गलौज के लिए फोन नहीं किया था। वो उससे कहता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो फिर मेरे साथ 1v1 करो। इसके बाद वो उसे एड्रेस देता है, ये कहते हुए अगर तुम में दम हो तो फिर आ जाना। सौजियान उससे कहता है ओके वहीं पे ही मिलते हैं। और फिर सौजियान ने मन बना लिया था कि वो जाएगा यहाँ पे और सौटियान को पूरी तरीके से खत्म ही कर देगा। उसका जो पूरा किस्सा है वो एक बार में ही खत्म कर देगा। उतने में यहाँ पे सौजियान उसके फादर का कॉल आता है जिसको देख के सौजियान काफी ज्यादा घबरा जाता है। और फिर सौजियान के जो फादर थे वो उससे कहते हैं कि आधी रात हो गई, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए, चुपचाप घर आ जाओ। तो सौजियान एकदम टीनेजर की तरीके आगे से कहता है कि मैं थोड़ा सा बाहर रहूंगा, तुम लोग पहले खा लो, मैं बाद में आऊंगा। तो उसके फादर आगे से चिल्लाने लगते हैं ये कहते हुए कि बदतमीज हो गए हो तुम। अब इसमें बेचारे वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। 2 महीने पहले उन्हें पता चला था उनका बेटा बुली हो रहा है, जिसके अगले ही दिन से वो यहाँ पे चुपचाप सुबह जल्दी जाता और रात को लेट आता। क्या था कि वो लोग उसके चेहरे को भी नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर गुस्सा तो होना ही था बंदे को। इसलिए वो सौजन के ऊपर चिल्ला रहा था कि ये तो नहीं है कि तुम हमें मरा हुआ समझ रहे हो कि हमसे मिल भी नहीं रहे। सौजन आगे से कहता भी है कि उसे कुछ जरूरी काम है, लेकिन फादर आगे से साफ बोल देता है कि अभी के अभी घर आओ। इतना कहने के बाद में वो फोन काट जाता है। मोना उसे पूछती है कि अंकल थे क्या। तो सौजन उसे कहता है कि कान को 36 मीटर लंबा करने के बावजूद तुम्हें सुनाई नहीं दिया किससे बात कर रहा था मैं। और वो उसे कहता है भाड़ में जाओ तुम। और फिर सौजन अपने मन के अंदर सोचता है कि वो लोग इतना ज्यादा बुरा भी हुए उसके साथ कैसे कर सकते हैं, वो लोग तो उसके रियल पेरेंट्स भी नहीं है और ऊपर से वो तो उनके बेटे का बदला लेने की कोशिश कर रहा है। ब्रो तुम उन्हीं के घर में रह रहे हो, उन्हीं का ही खा रहे हो, ये ना भूलना, शरीर की तो मैं अभी बात ही नहीं कर रहा। मोना सौजियान से कहती है ऐसा लगता है किसी को काफी अच्छी डांट पड़ने वाली है। सौजियान उससे कहता है कि दूसरे लोगों की बातें सुनना गलत बात होती है। तो मोना उससे कहती है अगर चाहो तो आज का लेसन बुक कैंसिल करके मैं तुम्हें कुछ नया सिखा सकती हूँ कि अंकल और आंटी को यहाँ पे खुश कैसे किया जाए और डांट से कैसे बचा जाए। लेकिन सौजियान उसको मना कर देता है, ये कहते हुए कि सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं, वो एक भी दिन यहाँ पे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। जिसपे वो सौजियान को बताती है कि उसके पास यहाँ पे हजारों तरीके होंगे लेकिन वो एक का भी यूज नहीं कर पा रहा है और उसे कुछ बार यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ ऑनेस्ट हो जाना चाहिए और उनके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। वो इतना ज्यादा छोटा है लेकिन इसके बावजूद ऐसे बिहेव करता है जैसे कि 30 साल का बुढ़ा हो वो। और उन्हें तुम्हें यहाँ पे लाइफ दी है, इस बात का इंतजार ना करो जब तक तुम उन्हें खो ना दो। वही बात है कि अभी कदर नहीं करोगे तो फिर क्या तब करोगे जब वो चले जाएंगे इस दुनिया से। खैर इसके बाद सौजियान सही सलामत घर पहुंच जाता है तो उसकी मदर उसे खाने के लिए बुलाती है। वही फिर सौजियान टाइम को देखता है तो आगे से कहता है कि अभी भी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ था, वो और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकता था। वही फिर टेबल के ऊपर उसका फेवरेट खाना रखा हुआ था तो वो चुपचाप बैठ जाता है और खाने को यहाँ पे उठाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो उसके फादर उसके हाथ को झटक देते हैं और उससे कहते हैं कि वो बिना हाथ धोए खाने को कैसे छू रहा है, क्या वो बेसिक मैनर्स तक भूल गया। और ये बात सौजियान को काफी ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि यहाँ पे जो फादर था उनका एटीट्यूड एकदम बुरी तरीके से खराब था, जैसे कि तवे के ऊपर बैठे हो इस तरीके से वो गुस्से में थे। मदर यहाँ पे फादर से कहते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है और मुश्किल से ही वो लोग एक साथ खाना खा पाते हैं। और फिर सौजियान को बू आ रहे थे कि कुछ बुरा होने वाला है। और फिर फादर मदर से बोलते हैं अगर एक बच्चा बुरा है तो फिर इसमें फादर की गलती है ना कि उसकी गलती है। और फिर सौजियान अपने मन के अंदर सोच रहा था कि रीबॉर्न होने के बाद यही वाला पार्ट सबसे ज्यादा एनोइंग है कि वो यहाँ पे किसी का बेटा बना हुआ है, हालांकि यहाँ पे वो अपने फादर से कम उम्र में बिल्कुल भी नहीं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर। साथ ही में सौजियान बॉडी ओनर की जो मेमोरीज है उन्हें धीरे धीरे करके भुला रहा है। सौजियान की जो मेमोरी है वो धीरे धीरे करके गायब हो रही है और ऐसा बोला जाता है कि जो मेमोरीज होती है वो यहाँ पे किसी के होने का सबूत होती है। अगर रियल बॉडी ओनर की मेमोरीज यहाँ पे जा रही है इसका मतलब ये है कि वो पहले यहाँ से जा चुका है। लेकिन सौजियान को अभी भी एक बचा हुआ काम करना है जिसको करने के बाद ही उसे यहाँ पे पूरी तरीके से शांति मिलेगी। जिसके बाद हम लोग सौजियान को देखते हैं जो कि बड़े आराम से बैठ के खाना खा रहा था। वहीं पे वो अपनी मदर के साथ बात कर रहा था कि खाना कैसा है, बढ़िया है वगैरह वगैरह। उतने में फादर खास के ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं और यहाँ पे सौजियान से पूछते हैं कि तुम आजकल क्या कर रहे हो, तुम सुबह 6 बजे निकल जाते हो और रात के 10 बजे तक वापस नहीं आते। सौजियान इसके लिए रेडी था, वो आगे से एकदम मीठा झूठ बोलता है, ये कहते हुए कि उसने फिटनेस बूट कैंप को ज्वाइन किया है और वो वहीं पे ही
देर है कि अपनी बॉडी को ट्रेन करता है। सौजन के फादर उससे पूछते हैं कि सच्ची, इसमें सौजन आगे से कहता है ऑफ कोर्स, कोई भी इसमें झूठ नहीं है। तो सौजन के फादर आगे से कहते हैं कि आज तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड आया है सेमेस्टर वाला, जरा अपनी नजरें इस पे फेरना। तो फिर हमें सौजन का रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाता है। बेसिकली ये रिजल्ट था जिसमें तुम एफ की मात्रा देख पा रहे हो। सारे एकेडमी लेवल छोड़ो, उसके जो हॉबी वाले हैं उनमें वो फेल कर रहा है। जिसको देख के सौजन आगे से कहता है कि ये लोग अब से मेल वेल भी करने लगे क्या, मुझे लगा कि ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। और वो मन के अंदर सोचता है कि पता नहीं आज कितने बच्चों की कबर खुदी होगी। सौजन के फादर आगे से कहते हैं ना ही तुम सब्जेक्ट के अंदर फेल कर रहे हो, बल्कि तुम्हारी जो अटेंडेंस है वो भी पूरी तरीके से खराब है। हमें इसका अब्सेंस यानी कि ना आने की गिनती दिखाई जाती है तो वो 167 थी। ये तो मेरा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। सौजन आगे से बात को पलटने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि इन लोगों ने गलत घर में कुछ भेज दिया है, किसी और का भी हो सकता है ये। और वो मन के अंदर सोचता है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं भाई, इसकी तो ट्रेनिंग दी ही नहीं मिलिट्री वालों ने। खैर इसके बाद सौजन के फादर डायरेक्ट पूछ ही लेते हैं उससे क्या वो किसी गैंग को ज्वाइन कर लिया है या फिर किसी लफंगों के साथ जुड़ गया है। वो इस पे तो सौजन भी हैरान था कि इसका क्या मतलब है। वहीं पे मदर भी हैरान थी और वो पूछती है कि इसका क्या मतलब है। जिस पे सौजन के फादर आगे से वही नकल बाहर निकालते हैं जिसको हमने यूज करते हुए भी देखा था। और वो सौजन से पूछते हैं कि इससे क्या आटा गूंदते हो तुम। वो पे मदर को तो पता ही नहीं था कि ये किस चीज में काम आता है, दे दो आटा गूंदने में काम आएगा। अब सौजन को समझ में आ चुका है, उसका बांधना फूट चुका है, अब उसे यहाँ पे भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए वो कुछ बोल के यहाँ पे बातों को लपेटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उतने में यहाँ पे उसका फोन बजने लगता है और उसके पास खटाखट मैसेज आ रहे थे। सौजन के फादर बड़े प्यार से उससे बोलते हैं कि फोन बंद कर दो अपना, लेकिन सौजन की ग्रैंड मस्ती देखो, वो आगे से बोलता है मैसेज रीड करने के बाद मैं बंद कर दूंगा। या तो भाई अनाथ है या फिर इसकी सिंगल मदर रही है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, लिख के ले लो तुम मुझसे अभी। और इसको देखो तो इसे लग रहा था कि इस मैसेज की वजह से ये बच जाएगा। बेटा ये ट्रिक सिर्फ बड़े लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों पे ये अप्लाई नहीं होती, इसको यूज करोगे तो बदतमीज कहलाओगे। खैर मैसेज करने वाला भी और कोई नहीं, हमारा सौटियानी था जो कि उससे बुला रहा था कि कहाँ रह गए बे तुम, यहाँ ना डरता हो गया मैं तुझसे वगैरह वगैरह। और भाई इसने इतने मैसेज कर दिए थे कि पूछो नहीं, जैसे कि कोई एक्स और उसे पता चल गया हो कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है तो वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। वो मदर सौजन से पूछती है कि ये मोना है क्या जिसपे तुम सौजन को औरा देखो। वो आगे से कहता है कि कोई बेवकूफ है, मैं भी इसे ब्लॉक कर दे रहा हूँ। मतलब वो यहाँ पे लहजे में बात नहीं कर रहा था, जैसे एकदम तमीज से बात नहीं की जाती अपने पेरेंट्स से, बिल्कुल वैसे वो बात नहीं कर रहा था। इसीलिए सौजन के फादर का जो पारा था वो पूरी तरीके से हाई चला जाता है, जिसके बाद वो सौजन के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो जरा खुद को देखिए, उसकी जो लैंग्वेज है वो पूरी तरीके से बदल गई है और वो पूरी तरीके से वायलेंट बच्चा बन गया है, जैसे कि वो कोई गैंगस्टर हो। वो सौजन से कहते हैं कि उन्होंने उसको यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटी के अंदर भेजा था, वो वहाँ से क्या सीख रहा है। सौजन आगे से कहता है कि दादा मेरी बात तो सुनो। लेकिन सौजन के जो फादर का जो क्रैश आउट था वो पूरी तरीके से वायलेंट था, 10 on 10 था वो, क्योंकि उन्होंने स्कूल के अंदर पहले ही पता करवा लिया था और उन्हें पता चल गया था कि मोना नाम की कोई पर्सन स्कूल के अंदर पढ़ती ही नहीं है। और ऊपर से उसका जो सो कॉल्ड फ्रेंड सौटियान है यानी कि अपना किंटियान, वह पे अंडरवर्ल्ड के बिग बॉस का चौथा बेटा है, सॉरी तीसरा बेटा है। सौजन अभी भी इस मामले को हल्के में ले रहा। वो आगे से कहता है कि मुझे कुछ समझाने की कोशिश तो करने दो। वो जो लड़की है बहुत ही ज्यादा झूठ बोलती है, जिसके बाद वो किंटियान के बारे में आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही सौजन के फादर उसे कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो। उसके अंदर से यहाँ पे सुट्टेबाजी की एकदम साफ महक आ रही है, जैसे कि वो दिन में 10-12 सिगरेट फूंक देता हो। इससे साफ पता चलता है कि वो पहले उन लोगों के हाथों से बाहर जा चुका है। और ऊपर से वो जो चिल्लाता रहता है ना कि वो यहाँ पे चढ़ाई करेगा, क्या वो यहाँ पे अंडरवर्ल्ड के अंदर जाना चाहता है, क्या वो एक ऐसी जगह पे जाना चाहता है जहाँ पे इंसानों और भूतों के बीच में कोई दरिया ही नहीं है। जिसके बाद वो सौजन के ऊपर चिल्लाते ही रहते हैं कि वो यहाँ पे कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करता है, जैसे कि मारना, काटना वगैरह वगैरह। वो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे कि वो उनका बेटा ही नहीं है। बात तो सही है, बेटा नहीं है वो तुम्हारा, लेकिन क्या करे। खैर सौजन खड़ा हो जाता है तो उसके बाद उससे कहते हैं कि आंखों में क्या देख रहे हो, मैंने कुछ गलत बोला क्या। वह पे सौजन मोना की ये बातें याद कर रहा था जब उसने बोला था कि जब वो लोग चले जाएंगे ना तब तुम्हें उनकी हैसियत का पता चलेगा कि वो कितने ज्यादा जरूरी थे। और इसी बारे में सोचते हुए वो कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से चुपचाप चला जाता है। फादर उसके पास जाना चाहते थे लेकिन फादर वहीं पे ही रोक देते हैं, ये कहते हुए जाने दो, उसे लगता है कि वो बड़ा हो गया है, करने दो उसे जो वो करना चाहता है। सौजन अपने मन के अंदर सोचता है कि ये रीबर्थ उसके लिए सेकंड चांस होना चाहिए था गॉड के तौर पे, लेकिन अब वो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों में फंस गया है जो उसकी वो है भी नहीं। सौजन को ये लग रहा था कि वो जैसे यहाँ पे एक एहसान चुका देगा यानी कि सौटियान को निपटा देगा, तब वो यहाँ पे इस बॉडी के डेप्ट यानी कि कर्जे से पूरी तरीके से आजाद हो जाएगा। जिसके बाद वो एक आजाद पंछी के तरीके जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। जिसके बाद हम लोग सौजन को देखते हैं जो कि एक जगह को मार्क करता है। और बाद में मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, इसने गलत जगह को मार्क कर लिया है। इसको जाना था सौटियान के पास में, लेकिन ये जाएगा अब गलत जगह पे, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ऐसा लैंग्वेज की वजह से हो रहा है। खैर इसके बाद सौजन यहाँ पे पूरी तरीके से अपनी वर्दी पहनता है स्पाई वाली। इसको मैं स्पाई वाला नहीं बल्कि जॉनी सिंस का नाजायज औलाद ज्यादा कहना पसंद करूंगा, मैं प्लम्बर की तरीके लग रहे हो भाई तुम। जिसके बाद ये खिड़की से छलांग लगा देता है और ये दूसरे माले से कूदा है, इसके पैर जरूर टूट गए होंगे। खैर इसके बाद हम लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हमारे आदरणीय मेन कैरेक्टर
ने पिक किया था। खैर यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि किसी काम की वजह से आए हुए थे। ऑफ कोर्स ये काम इलीगल ही था। तुम्हें क्या लगता है कि आधी रात में यहाँ पे कोई लीगल काम होगा? खैर जो भी हम लोग यहाँ पे दो लौंडों को देखते हैं और इनकी फ्लॉफसी कुछ अलग ही लेवल पे थी। ये जो लाल बालों वाला है, इसके हिसाब से इस वर्ल्ड के अंदर लड़कियों के अलावा और कुछ भी रियल नहीं है, और इसके हाथों से पता ही चल रहा होगा कि ये किस चीज के ऊपर पॉइंट करना चाहता है और क्या बताना चाहता है। इसके सामने जो बंदा था वो आगे से कहता है, बेटा तुम्हारी फिलोसफी अपने पास ही रखो, केचुए की तरीके लग रहे हो, ज्यादा बोलोगे तो नमक छिड़क दूंगा, शुद्ध पड़ जाओगे। भाई जब ये लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं तो फिर हम लोग इनके ऊपर एक ड्रोन को देखते हैं। ऑफ कोर्स ये ड्रोन हमारे साउजियन का ही था, और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ इसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई, इतना ज्यादा माल फूकने के लिए। आईफोन है, इतना बड़ा ड्रोन है, कहाँ से आ रहे हैं पैसे इसके पास? क्योंकि अभी तक साउजियन को समझ में नहीं आया कि वो गलत लोकेशन पे आ गया है। तो उसको यही लग रहा था कि यहाँ पे साउटियान ने उसकी फील्डिंग सेट करने के लिए लोंडो को सेट करके रखा हुआ है। उसको ये लग रहा था कि ये सभी यहाँ पे उसके बड़े भाई किनसन के सबऑर्डिनेट्स होंगे। हालांकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से वो इन सभी लोगों को यहाँ पे टेक डाउन कर सकता है। जिसके बाद वो एक टारगेट को भी चूज कर लेता है कि सबसे पहले इसका टकला फोड़ूंगा, जिसके बाद आगे बढ़ूंगा। लेकिन उतने में ही उसके यहाँ पे ब्लूटूथ में कोई बीप बीप की आवाज आती है। बेसिकली उसका ड्रोन यहाँ पे कुछ ज्यादा हाई लेवल का है, अगर कुछ मूवमेंट होती है फिर कुछ नया आता है तो उसे पता चल जाता है। और उसकी ड्रोन ने यहाँ पे किसी एक अलग पर्सन को डिटेक्ट किया था जो कि यहाँ पे बाइक पे आया हुआ था। वो लोग उस पर्सन से पूछते हैं कि तुम कौन हो भाई, आधी रात में यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, इलीगल काम हो रहा है यहाँ पे, जाओ। बाद में पता चलता है कि ये कोई भाई नहीं, असल में बहन है जो कि यहाँ पे इन लोगों की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहीं पे हम लोग फिलोसोफर को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसे कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आए भाई, लचके कमर वाली, कुछ तो बोलो भाई, क्या है चुपचाप आ रहे हो, गूंगी हो या फिर बहरी हो? खैर इसके बाद फिलोसोफर अपनी फिलोसफी छोड़ता है और अपने असली प्रोफेशन में आते हुए कुछ करने को आगे बढ़ रहा था। उतने में ही हमारी बहन उसके मुंह के ऊपर लात दे मारती है और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए दोनों लातों को बीच में घुमाते हो, जैसे यहाँ पे टेकन 3 का एडी नहीं था, लाते मारता है खटाखट, उसी तरीके से ये लाते मार रही थी। और इसी मूव के अंदर वो 3-4 लौंडों को बिछा देती है। इसके बाद वो बाकी लोगों को यहाँ पे पीस का साइन भी दिखाती है। जो दुंगली वाला सीन होता है ना, ये पीस का साइन होता है। और ऊपर से ये दांत फाड़ के हंस रही थी, तो इसकी जो हंसी थी वो यहाँ पे साउजियन नोटिस कर लेता है और उसे पता चल जाता है ये और कोई नहीं, हमारी मोना डार्लिंग है। जैसा कि मैंने बताया कि साउजियन को पता नहीं कि वो गलत लोकेशन पे आ गया है, तो उसको यही लग रहा था कि यहाँ पे मोना डार्लिंग उसके ही सबऑर्डिनेट से क्यों भीड़ी पड़ी है, वो भी तो यहाँ पे किनसन की ही सबऑर्डिनेट है ना। इसके बाद हम लोग एक पर्सन को देखते हैं जो कि मोना के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तो मोना सबसे पहले उसके पंच को डॉज करती है, जिसके बाद उसे इस तरीके से फंसाती है कि उसकी गर्दन पकड़ के उसे नीचे ही पटक देती है। उतने में एक और पर्सन उसके ऊपर पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। तो मोना अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का जलवा दिखाते हुए उसके ऊपर यहाँ पे साइड किक मारती है और उसकी गर्दन तोड़ देती है। जिसके बाद एक और पर्सन यहाँ पे पता नहीं क्या लेके आता है, लेकिन वो मोना के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो मोना उसके अटैक को इजीली डॉज करती है, जिसके बाद दोबारा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का जलवा दिखाते हुए एक पर्सन के ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए फ्लिप मारते और सामने वाले बंदे के ऊपर लात मार के उसको भी ढेर कर देती है। इसके बाद उसने जिसके ऊपर यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था वो उसके ऊपर भी फ्लिप मारती है और घुटनों की मदद से बेचारे की पीठ ही तोड़ देती है। और मुंह से हम लोग टमाटर का जूस बाहर आते हुए देख पाते हैं। इसको देख के बेचारे बाकी लोगों को भी तरस आ रहा था कि इतना तो ना मारो हमारे भाई को, कि साला हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर ना कर पाए। और बाद में लोगों को याद आता है कि इन लोगों के पास तो वो भी नहीं है। खैर लोगों को इन्हीं के इलाके में धोने के बाद में मोना आगे से हंसते हुए कहती है कि तुम लोग सो कॉल्ड गैंगस्टर कुछ भी नहीं हो, साला तुमसे अच्छा तुम्हें खरगोश पकड़ लेती, उसके साथ खेल लेती, टाइम पास हो जाता मेरा। इसके बाद वो लोगों से कहती है कि तुम लोग चाहो तो एक साथ अटैक भी कर सकते हो, ये तुम लोगों का खास मूव है ना, हमेशा इस्तेमाल करते हो, तो करो ना। तो फिर तब इन लोगों को याद आता है कि ऐसा भी करना होता है क्या। जिसके बाद वो सभी यहाँ पे एक साथ चढ़ाई करने आते हैं मोना डार्लिंग के ऊपर, लेकिन मोना डार्लिंग इजीली यहाँ पे उन सभी को डॉज करते हुए उनको धोते जा रही थी और हम लोगों को यहाँ पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का जलवा दिखा रही थी। कुछ और भी ऑथर हम लोगों को दिखाना चाहता है, लेकिन मैं सिंपल माइंडेड पर्सन हूँ तो मैं वो चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देता। तुम दे सकते हो अगर एडिटर चाहे तो। खैर मोना के जो फाइट सीक्वेंस थे वो कुछ ज्यादा ही ब्रूटल थे, बालों से नोच रही थी बेचारों को। क्यों भाई बेचारे को परेशान कर रहे हो, हेड ट्रांसप्लांट कराया है उसने कल ही। खैर ये सभी इतनी बुरी तरीके से मार खा ही रहे थे, तो फिर ये लोग थोड़ा सा रेड पिल का भी सहारा लेते हैं और लोग जैसे ही नीली दवाई लेते हैं तो इन लोगों के ऊपर लाल जादू होता है। और तुम्हें इसका इफेक्ट के बारे में पहले से पता है तो फिर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मोना के ऊपर एक स्नीक अटैक होने वाला था पीछे से, लेकिन मोना उसको भी यहाँ पे इजीली डॉज कर लेती है। लेकिन अब उसकी जो अटैक पावर थी पिल की वजह से वो थोड़ा सा लो हो गई थी, तो फिर अब उसे यहाँ पे फाइट करने में दिक्कत हो रही थी। सौजिया जैसे ही उन लोगों को यहाँ पे रेड पिल के असर में देखता है तो वो तुरंत ही पहचान जाता है कि ये रेड पिल है जो कि यहाँ पे एच कंट्री की स्पेशल ड्रग है। लेकिन वो इतनी दूर तक यहाँ पे कैसे आ गए, क्या वो लोग यहाँ पे इसका मास प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या? क्योंकि अगर वो मास प्रोडक्शन करेंगे तभी यहाँ पे धड़ल्ले से रेड पिल बिक पाएगी, क्योंकि उसे बनाना काफी ज्यादा टफ रहता है। खैर इसके बाद हम मोना पे फोकस दोबारा करते हैं। मोना एक बंदे के ऊपर किक मार के उसका हथियार छुड़ा देती है, लेकिन वो बंदा उसका पार ही पकड़ लेता है। उतने में ही दूसरा पर्सन उसके ऊपर यहाँ पे हथियार से हमला करने वाला था, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले यहाँ पे साउजियन बीच में आता है, जो कि उसके मुंह के ऊपर घुटना मार के यहाँ पे मोना को बचा लेता है। बचा के लेता है, हेलमेट टूट जाता बेचारी का। खैर इसके बाद दोनों ही रिश्तेदारों का भरत मिलाप होता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते, क्योंकि
दोनों ने ही यहाँ पे अलग अलग चीजों का कॉस्प्ले कर रखा था। एक ने पावर रेंजर का किया हुआ था तो फिर एक ने जॉनी सिंस का। मोना उसे पूछती भी कि तुम कौन हो भाई, तो साउजियन आगे से कहता है कि कल ही से गुजर रहा था, देखा लड़ाई चल रही है तो फिर देखने के लिए आ गया, लेकिन तुम्हें खतरे में देख के बचाने के लिए कूदना पड़ा। और फिर साउजियन ने जैसे अपनी आवाज निकाली तो फिर मोना उसे पहचान जाती है। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस होते जा रहा था, क्योंकि पिल की वजह से साले ये लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी के तरीके हो गए थे। कुछ भी करो असर नहीं पड़ता, हमला करना है तो करना है। साइड से तो लोग और आ रहे थे तो फिर साउजियन भागते हुए उनके साइड जाता है। और यहाँ पे हमें पता है कि इस पिल का असर खत्म करने के लिए दर्द को एकदम बढ़ाना पड़ता है, इसलिए साउजियन मौके की तलाश में था और वो तुरंत ही पंच मार के अंडों का ऑमलेट बना देता है। बेचारे पिल के असर में होने के बावजूद उन्हें दर्द महसूस हो रहा था, जगह ही इतनी खतरनाक है। खैर प्यार भरा दर्द साउजियन देने के बाद में उनके मुंह के ऊपर भी किक मारता है, जिससे वो नॉकआउट हो जाते हैं। उतने में हम लोग यहाँ पे मोना को देखते हैं, जो कि एक बंदे के ऊपर यहाँ पे लॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करती है और उसको यहाँ पे चोक करके बेहोश कर देती है। इसके बाद वो तो एक दूसरे की साइड पे आते हैं और मोना उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इस पे साउजियन आगे से कहता है यही सवाल मेरा भी है। इसके बाद टोटल यहाँ पे 6 लोग बच चुके थे, तो फिर ये 3 दिन की यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। मोना उससे कहती है कि भीख में बांट रहे हो क्या, जिसपे साउजियन आगे से कहता है कि पहले इन्हें साफ करो, जिसके बाद हम लोग बात करेंगे। जिसके बाद ये दोनों अपने काम पे लग जाते हैं और क्योंकि ये प्रोफेशनल है तो फिर इन्हें ज्यादा देर नहीं लगती उन लोगों को हैंडल करने में। बाय द वे मोना यहाँ पे किसी काम से आई हुई थी तो फिर ये इन्फॉर्मेशन निकलवा रही थी और एक बंदे से पूछती है कि कार्गो किस साइड पे गया हुआ है, जल्दी से बताओ नहीं तो तुम्हारी आंखें बाहर निकाल लूंगा और इनसे कंचे भी खेलूंगी तुम्हारी आंखों के सामने। और इतनी सुताई होने के बाद में तो वो बंदा बताने के लिए रेडी हो चुका था। वो तो ये तक बताने के लिए रेडी था कि उसका अफेयर किसके साथ चल रहा है। मोना को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तैसे उसे नॉकआउट कर देती है। बंदे ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसे पता चला था कि ये लोग यहाँ पे जियांग फैमिली के लिए काम करते हैं। और फिर मोना साउजियन से कहती है कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, ज्यादा जानना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, चुपचाप घर जाओ, मैं ऐसा दिखाऊंगी कि तुम यहाँ पे थे ही नहीं। जिसपे साउजियन उसको बताता है कि तुम जानती हो कि मैं यहाँ पे किस लिए आया था। और तब जाके वो अपने फोन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो गलत लोकेशन पे आ गया था। वो मोना को भी यही बात बताता है कि वो यहाँ पे किन तियान के साथ में फाइट करने के लिए आया हुआ था, लेकिन वो गलत जगह पे आ गया है। और फिर वो मोना से कहता है कि किनसंग ने तुम्हें बोला था ना कि मेरे ऊपर नजर रखो ताकि मैं यहाँ पे किंडियन के साथ कोई बवाल ना करूँ। अगर मैं आज रात उसके साथ कोई बवाल कर लेता तो फिर क्या तुम्हारी नौकरी चली जाती। मोना उससे कहती नौकरी चली जाती, इसके बारे में सोचा भी ना तो यहीं पे डुबा दूंगी और दोबारा बचा के तिबारा डुबा के मार दूंगी। चुपचाप बैठो, अपने काम से काम रखो, फालतू बवाल ना करो मेरे लिए। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये पहले से एक्सप्लेन ना हो। सीरीज मुझे अच्छी लगी थी इसलिए मैंने चूज किया एक्सप्लेन करने के लिए। बाय द वे सिनेस्टर इमॉर्टल पाथ की जब तक कुछ नए चैप्टर नहीं आ जाते तब तक मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 13 चैप्टर है लेकिन अभी तक नए चैप्टर नहीं आए हैं तो 1 घंटे की वीडियो नहीं बनेगी। बाय द वे ये सीरीज तुम्हें कैसे लगी मुझे बता देना। उम्मीद करता हूँ पहले से एक्सप्लेन ना हो, दोबारा बोला है। अभी के लिए बाय बाय।